एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट को एक दिन एक डेथ नोट पड़ी हुई मिलती है और इस नोटबुक में जिस भी इंसान का नाम लिखा जाएगा वो 40 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएगा। और अब इस नोटबुक का यूज करके ये लड़का इस दुनिया का एक नया भगवान बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शिनिगामी को देखते हैं जिसे जापानीज कल्चर में गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया में हम इसे भैंसे वाला कहते हैं। और हम एक पर्टिकुलर शिनिगामी को देखते हैं और इस शिनिगामी का नाम होता है रियुक और वो बैठकर कुछ सोच रहा होता है और वहाँ पर उसके जो बाकी उसके साथी शिनिगामी होते हैं वो सब बैठे आराम कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग किस्म की फालतू की गेम्स खेल रहे होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम लाइट यागामी को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और ये बंदा एक जीनियस होता है। अब क्लास खत्म हो जाती है और जब वो घर की तरफ वापस आ रहा होता है तो एक पब्लिक टेलीविजन में हम एक न्यूज रिपोर्टिंग को देखते हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म के क्राइम्स की न्यूज को कवर किया जा रहा होता है और देखते हैं कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अब रियुक और लाइट इन दोनों की सोच में एक सिमिलैरिटी होती है। इन दोनों का मानना होता है कि हमारी दुनिया सड़ चुकी है और हमें इसे बदलने की जरूरत है। अब अगले दिन लाइट फिर से क्लास में आता है और वो लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ आता होता है जो क्लास में चल रहा था और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है। और तभी वो देखता है कि आसमान से एक नोटबुक नीचे जमीन पर आकर गिरती है और जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो नीचे जाता है उस नोटबुक को देखने और उसके पास जाकर देखता है कि वो नोटबुक अभी भी वहीं पर पड़ी थी। और जैसे ही वो उस नोटबुक को उठाता है तो वो देखता है कि उस पर डेथ नोट लिखा होता है। अब वो उस बुक को ओपन करता है और देखता है कि उस पर लिखा होता है कि जिस भी इंसान का इस डेथ नोट पर नाम लिखा होगा उस इंसान को मरना होगा। और लाइट को लगता है कि ये फालतू की चीज है कोई, तो वो उस नोटबुक को वापस रख देता है जमीन पर। उसे यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, कुछ भी लिखा हुआ है तो ये प्रैंक है पक्का कोई। लेकिन फिर भी लाइट के मन में एक क्यूरियोसिटी जग जाती है और उसे जानना होता है कि क्या ये सच में तो नहीं है, कैसा हो सकता है कि ये कोई प्रैंक ना हो। और अब घर वापस जाते वक्त वो उस डेथ नोट को उठा लेता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो उस बुक के रूल्स को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम तुमने इस डेथ नोट में लिखा है वो इंसान 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन उस इंसान का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उस इंसान की शक्ल होनी चाहिए ताकि अगर वही सेम नाम किसी और इंसान का है तो गलती से वो ना मर जाए। और सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं, उस इंसान को किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट वगैरह से भी मरवाया जा सकता है। और इस ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए उस बंदे का नाम लिख के जिसे आप मरवाना चाहते हैं 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरा डिस्क्राइब करना होता है कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पर उसकी डेथ होने वाली है, किस टाइम पर होने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है मन में प्रैंक के नाम पे काफी ज्यादा डिटेल्ड है भाई ये चीज, तो क्यों ना इसे ट्राई करके देखा जाए। और अब लाइट एक पेन उठा लेता है लेकिन वो नाम लिखने से पहले सोचता है कि अगर मैंने नाम लिखा इस पे और अगर सही में कोई मर गया तो भाई इससे तो मैं एक मर्डर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वो टीवी पर देखता है कि एक लाइव न्यूज में एक क्रिमिनल ने एक बिल्डिंग के अंदर कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया होता है और न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले हफ्ते ही शॉपिंग मॉल में भी एक क्राइम किया था। और उस टीवी के ऊपर उस क्रिमिनल का नाम और उसका चेहरा दिखा दिया जाता है और अब लाइट उस बंदे का नाम और चेहरा देखकर उस डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। और अब लाइट 40 सेकंड तक वेट करता है और वेट करने लगता है उस इंसान की डेथ न्यूज को सुनने के लिए। लेकिन 40 सेकंड होने के बाद भी कुछ नहीं होता और उसे लगता है कि ये तो भाई फालतू की चीज है, किसी ने प्रैंक किया पक्का मेरे साथ, मेरा शक सही था, कुछ नहीं है। और ये सोचकर वो टीवी को बंद करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस बिल्डिंग में मौजूद सभी के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं और उन्हें कोई भी चोट वगैरह नहीं लगी होती। और तभी एक न्यूज रिपोर्टर बताता है उन टीचर्स और स्टूडेंट्स से हमें खबर मिली है उस बिल्डिंग में मौजूद जो क्रिमिनल था वो हार्ट अटैक से मर चुका है। टीचर्स ने बताया कि वो बंदा अचानक से ही नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी डेथ हो चुकी है। और तभी लाइट समझ जाता है कि वो बंदा हार्ट अटैक से मर चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने डेथ नोट में लिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अब भी लाइट को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि ये एक इत्तेफाक ही होगा भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये चीज सही में काम करती है क्या। और वो सोचता है कि उसे एक और बार इसको यूज करके देखना होगा कंफर्म करने के लिए। अगले दिन लाइट अपने स्कूल पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक सूडो नाम का लड़का जो कि एक बुली होता है एक लड़के को तंग कर रहा था और उसके पैसे भी मांग रहा होता है उससे। लाइट मन में सोचता है कि अगर ऐसा कोई बंदा दुनिया से अगर गायब हो भी जाए तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा, मुझे तो लगता है उल्टा बढ़िया ही हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है मन में कि उसे ऐसे लोगों को मारना अवॉइड करना चाहिए जिन्हें वो जानता है क्योंकि उससे वो फंस सकता है। अब लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो देखता है रास्ते में कि एक मोटरसाइकिल पे कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। अब लाइट एक शॉप के अंदर चला जाता है और वो सुनता है कि उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया है, शिबुमारू। अब लाइट उस दुकान के अंदर आ जाता है और उस बंदे का नाम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिख देता है क्योंकि डेथ नोट में लिखते वक्त स्पेलिंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, इसलिए वो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उस तरीके से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के उस बंदे का नाम लिख देता है डेथ नोट में। और लाइट उस बुक में कॉज ऑफ डेथ में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। और अब 40 सेकंड बाद वो लड़की जब अपनी जान बचाकर उनसे भागने लगती है तो वो उस गैंग का लीडर अपनी बाइक से उसका पीछा करता है। लेकिन तभी एक ट्रक वहाँ पर आ जाता है और वो उस लीडर को उड़ा देता है और जैसा कि उसने लिखा था एक ट्रैफिक एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। और अब इससे लाइट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये डेथ नोट बिल्कुल असली है और काम करती है। अब इस वक्त तक लाइट 2 लोगों को मार चुका होता है और उसका दिमाग घूम रहा होता है और उसको काफी बुरा फील हो रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया भाई, ये तो मर्डर बन गया मैं तो। और दूसरी तरफ हम शिनिगामी को देखते हैं और रियुक बाकी शिनिगामीज को बताता है कि उसने अपनी डेथ नोट को गिरा दिया है अर्थ पे और बाकी लोग उस पे हंसते हैं। और हम देखते हैं कि रियुक के पास एक दूसरी डेथ नोट भी होती है और तभी हम एक पोर्टल को देखते हैं जो कि इंसानी दुनिया और शिनिगामी रेल्म को आपस में कनेक्ट करते हैं। और तभी रियुक अपने पंख फैलाकर उस पोर्टल से इंसानी दुनिया में आ जाता है और इधर लाइट भी स्कूल से घर आ जाता है और अपनी मॉम को एक टेस्ट देता है जिसमें भी वो फर्स्ट आया होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लाइट सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब लाइट उस डेथ नोट को ओपन करता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे नाम लिख दिए होते हैं वहाँ पर और उन सभी नामों को देखकर हंसने लग जाता है। और तभी रियुक वहाँ पर आ जाता है और रियुक को देखकर लाइट बुरी तरह से डर जाता है और नीचे गिर जाता है डरकर। वो शिनिगामी से कहता है मुझे लगता है तुम्हें डेथ नोट के बारे में पता चल चुका है, मैंने ही उसे गिराया था, मैं एक शिनिगामी हूँ। लाइट उसे कहता है हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था ये कोई आम नोटबुक नहीं है, इसको इस्तेमाल करने की वजह से कभी ना कभी तो मुझे मौत का सामना करना ही है। अब रियुक उस डेथ नोट को देखता है और काफी
इम्प्रेस हो जाता है देखकर कि लाइट ने सिर्फ 5 दिनों में ही उस डेथ नोट में इतने सारे नाम लिख दिए थे। लाइट उससे पूछता है तो क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई सजा देने आए हो? रियूक कहता है कौन सी सजा भाई, एक बार ये इंसानी दुनिया में गिर जाए तो ये उसी इंसान की हो जाती है जो इसे उठाता है, और अब ये डेथ नोट तुम्हारी है, तुम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, और अगर तुम इसे नहीं यूज करना चाहते तो किसी और को दे दो, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट की सारी मेमोरीज को मिटाना होगा। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, जो लोग डेथ नोट को यूज करते हैं वो ना ही हेल जा पाते हैं ना ही हेवन में, और जब तुम्हारा मरने का समय आएगा मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब रियूक लाइट से पूछता है कि उसने बाकी क्रिमिनल्स को तो हार्ट अटैक से मारा, लेकिन उसने उस गैंग लीडर को ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्यों मारा था? लाइट बताता है हाँ मैं चेक करना चाहता था कि अगर सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मरने वाले हैं तो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पूरी दुनिया से क्राइम को खत्म करूं, और अब जब लोगों को पता चलेगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है तो सभी के सभी लोग सुधर जाएंगे और कोई भी क्राइम नहीं होगा दुनिया में, और एक अच्छी लाइफ जीना शुरू कर देंगे बिना कोई क्राइम किए। मैं इस नई दुनिया का एक नया भगवान बनूंगा। और ये देखकर ड्यूक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है भाई अब तो मजा आने वाला है। अगले दिन लाइट स्कूल खत्म होने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, और ड्यूक लगातार उससे बात करने की कोशिश करता है, और लाइट उसे कहता है ओ भाई थोड़ा सा चुप कर ले, तेरी आवाज नहीं सुन सकते लोग पर मेरी तो सुन सकते हैं ना। अब एक बंदा लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कहता है कि भाई नहीं यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब लाइट अपने घर पहुंच जाता है और फिर से बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। तो लाइट ड्यूक को बताता है कि उसके पास यही टाइम होता है डेथ नोट पे नाम लिखने का, और साथ ही साथ उसे अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस भी ठीक रखनी है। लेकिन तभी लाइट की बहन दरवाजा खटखटाने लगती है। लाइट की बहन का नाम सायु है, और उसकी बहन उसे कहती है कि उसे होमवर्क में उसकी हेल्प की जरूरत है, और लाइट जल्दी से डेथ नोट को अपने ड्रॉर के अंदर रख देता है और ड्रॉर को बंद कर देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। अब ड्यूक लाइट को बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तुमने वो डेथ नोट सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में रखी है, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर कोई और उस डेथ नोट को टच करेगा तो वो भी मुझे देख पाएगा। लाइट कहता है भाई ये क्या बंदा है भाई, ये पहले नहीं बोल सकता मुझे ये बात, ये देखो भाई ये मुझे अब बता रहा है ये बात इतनी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी लाइट घबराता नहीं है और शांत दिखने की कोशिश करता है अपनी बहन के सामने, और अपनी बहन की हेल्प करता है होमवर्क में। और दूसरी तरफ हम ICPO को देखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर सभी देशों के ऑफिशियल मेंबर्स बैठे होते हैं, और वो सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक ही हफ्ते में 52 क्रिमिनल्स की डेथ हुई है, वो भी हार्ट अटैक से। उसमें से एक ऑफिशियल बोलता है तो भाई दिक्कत क्या है, क्रिमिनल्स ही तो मर रहे हैं, उन्हें तो वैसे भी फांसी की सजा होने वाली थी, सबके सब क्रिमिनल्स हैं, मैं तो कहता हूँ बढ़िया हो रहा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है क्या, मतलब इतने सारे लोग कैसे मर सकते हैं भाई, और सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और सभी को एक साथ हार्ट अटैक आ रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो नामुमकिन है। और तभी उनके मीटिंग का हेड उन्हें शांत करता है और बोलता है अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एल को बुलाना होगा। और तभी सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगते हैं कि भाई ये एल कौन है भाई, एल फॉर व्हाट। और तभी उनका चीफ उन्हें बताता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, और इंसानियत के आज तक के जितने भी मुश्किल से मुश्किल केस हुए हैं उन्हें एल ने ही सॉल्व किया है, और वो ICPO का हुक्म का है, और हमने जितने भी केसेस उसे आज तक दिए हैं उसने सभी के सभी हमें सॉल्व करके दिए हैं। लेकिन तभी उसमें से एक मेंबर बोलता है कि हम उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर हम इसे बुलाना है यहाँ पे तो। और हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है भाई, वो सिर्फ उन्हीं केसेस पे काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन तभी उसके इस सवाल का जवाब एक लंबा सा आदमी देता है उसे। उस बंदे का चेहरा छुपा होता है और उसने एक हैट पहनी होती है, और चीफ अपने साथ बैठे एक एम्प्लॉय को बताता है ये बंदा ही है जो एल से कांटेक्ट करता है। वो बंदा बताता है कि एल ने पहले से ही इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है। इस बंदे का नाम वाटारी है, और अपना लैपटॉप ओपन करता है, और तभी हम एल का मैसेज सुनते हैं और सभी ऑफिसर्स को बताता है गुड मॉर्निंग ऑफिशियल्स, मेरा नाम एल है और मुझे आप सभी लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम एक टेस्ट करेंगे ये पता करने के लिए कि वो कहाँ से है, क्योंकि एल को शक होता है कि ये जो मर्डरर है वो जापान में ही रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट वो अपने ड्रॉर को दिखाता है जिसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी होती है। रियो कहता है तो तुमने इसे छुपा दिया, और लाइट उसे बताता है इस डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है, और इसे खोलने के लिए एक वॉल पेन की रिफिल का यूज करूंगा मैं। ड्रॉर के नीचे जो छेद है उसमें रिफिल को डालूंगा और उस फटे को उठाया जा सकता है जो कि उस ड्रॉर में है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट ने एक बहुत ही तगड़ा सा सिस्टम डेवलप करा होता है उस डेथ नोट को छुपाने के लिए, लेकिन वो सर्किट पूरा नहीं होता, और अगर कोई बंदा इस डेथ नोट को ऊपर से उठा ले नीचे से रिफिल डालने की बजाय तो वो डेथ नोट ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगी। और अगर किसी को मुझ पे शक हुआ तो मैंने बोल दूंगा कि मैं अपनी पर्सनल डायरी छुपा रहा था जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ था गलत मतलब। जेल जाने से तो अच्छा ही है, थोड़ी सी आग झेल लूंगा, क्या होगा हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, कम से कम जेल तो नहीं जाऊंगा। और इस तरफ सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से रोज रोज मर रहे होते हैं, और सिटी के लोग लाइट को कीरा के नाम से जानना शुरू कर देते हैं, और सभी ऑफिशियल्स यही बोलते हैं कि ये किसी प्रकार का कोइंसिडेंस है भाई, और कीरा की एग्जिस्टेंस को नहीं स्वीकारते। और हम देखते हैं कि कीरा के नाम से बहुत सारी फैन वेबसाइट्स पे बनना शुरू हो जाती हैं जो कि कीरा को सपोर्ट करती हैं और उसे डोनेशंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो लोग डर डर के जीते हैं, और जो लोग ईमानदार होते हैं वो कीरा पर पूरा विश्वास करते हैं और उसे पूरी सपोर्ट करते हैं, जैसा कि लाइट यागामी चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है टेलीविजन पर, और हम देखते हैं कि सूट बूट में एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टाइलर, जो कि अपना नाम एल बताता है, और एल सामने आ जाता है और सभी ऑफिशियल्स इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं। और एक ऑफिसर पूछता है अपने साथ खड़े उस बंदे से कि आज तक इसने अपना फेस रिवील नहीं किया, तो इस बार क्या हो गया भाई, अचानक से सामने कैसे आ गया? तो चीफ बोलता है शायद एल इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। और तभी एल बोलता है केरा मुझे पता है जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा हो, लेकिन तुम्हें पता है असलियत में तुम एक क्राइम कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और लाइट को ईविल कहकर पुकारता है, जिसकी वजह से लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, और लाइट गुस्से में आकर उसका नाम डेथ नोट के ऊपर लिख देता है। और लाइट कहता है भाई अगर तू थोड़ा सा और स्मार्ट होता ना तो मजा आता तेरे साथ, लेकिन तेरी कहानी तो आज यहीं पर खत्म हो गई है। चलो भाई मिलेंगे अगली बार हेल में। और तभी 40 सेकंड बाद लिंड एल टाइलर नीचे गिर जाता है हार्ट अटैक से, और उसे कैमरे के सामने से हटा दिया जाता है। लेकिन तभी स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा एल दिखाई देता है, जिसे देखकर लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमें एल की आवाज सुनाई जाती है जो कि काफी डिस्टॉर्टेड साउंड होती है,
ताकि कोई इसे पहचान न ले। अब मुझे इतना तो पता चल चुका है, तुम बिना उस जगह पर मौजूद हुए किसी को भी मार सकते हो। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस बात पर कभी यकीन भी नहीं होता। तो किरा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हें दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। और इधर सिटी में सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं और सभी लोग किरा को बोल रहे होते हैं, मारो उसे, मार दो इसको, दिखा दो किरा। पर जैसा कि हमें मालूम है कि बिना किसी नाम और चेहरे के लाइट किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं मार सकता, तो वो बस चुपचाप शौक में वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है बस। और तभी एल बोलता है, तुमने तो मुझे काफी तगड़ा हिंट दे दिया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है ये कोई वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये सिर्फ जापान के कांटो रीजन में चल रहा है। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इसी जगह को क्यों चूज किया, तो इस चीज का पता लगाने के लिए मैंने तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया था, जिसे तुमने एक बिल्डिंग के अंदर निशाना बनाया था। और तुम्हारा लक काफी अच्छा है कि तुम कांटो रीजन में रहते हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लूंगा बेटे, और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और उसके बाद जेल में तुम मुझे बताना कि तुम ये सब मर्डर्स कैसे करते हो। और तभी ब्रॉडकास्ट ऑफ हो जाता है और पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि भाई एल तो भाई सही में से कमाल कर दिया, ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। और तभी लाइट अपने मन में बोलता है, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार गिराऊंगा। और वो दोनों के दोनों इसी बात को बोल रहे होते हैं, अलग अलग जगह पर बैठे हुए। इसके बाद हमें जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है और यहाँ पर कीरा की ही उन रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही होती है। इन लोगों को 2000 से भी ज्यादा मिस कॉल्स आई होती है और उनमें से 14 ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो कीरा को जानते हैं और उन लोगों ने कीरा को कहीं पर देखा हुआ है। और उसमें से 21 लोग तो ऐसे होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो खुद ही कीरा है। एल ने सभी विक्टिम्स की डेथ की टाइमिंग पता करने का ऑर्डर दिया होता है और उन्हें पता चलता है कि उन सभी विक्टिम्स की मौत शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हुई होती है और वीक डेज पर होती है, लेकिन उनमें से 68% रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हुई है। और ये डेथ सैटरडे, संडे और छुट्टी के दिनों पर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इन सबको देखकर एक लैपटॉप के थ्रू एल उन सभी को बताता है कि ये जो क्रिमिनल है ना, ये एक स्टूडेंट है, ये कोई बच्चा है जो कि किसी तरह का भगवान बनने की कोशिश कर रहा है और दुनिया में इंसाफ लाना चाहता होगा। और तभी एक ऑफिसर बोलता है कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि किरा सही कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जापान में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा है। और हम देखते हैं कि ज्यादातर ऑफिसर्स उसकी इस बात को इग्नोर करते हैं और वो चीफ भी उसे बिठा देता है, चुप करो तुम। और तभी एल बोलता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी विक्टिम्स मरे हैं, क्या उनकी जो आइडेंटिटी थी वो पब्लिकली अवेलेबल थी क्या? उनकी फोटोज वगैरह, उनका सोशल मीडिया, या सिर्फ उनके नेम्स बताए गए थे? और वो ऑफिसर्स इस चीज का पता लगाने में लग जाते हैं। और हम दूसरी तरफ लाइट को देखते हैं जो कि सायू को पढ़ा रहा होता है और तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और सायू वहाँ से चली जाती है। तभी रियू कहता है, क्या बात है, बड़े रिलैक्स लग रहे हो। लाइट ये कहता है, बाई चांस अगर कोई पुलिस मुझे पकड़ने आती भी है तो मुझे नॉर्मल रहना होगा ताकि किसी को भी मुझ पर शक न पड़े। अब लाइट नीचे आता है और हम देखते हैं कि वो जो चीफ था वो लाइट के फादर होते हैं। अब ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं और चीफ लाइट से पूछता है, हाँ भी बेटा, स्टडीज कैसे चल रहे हैं तुम्हारी? और उसकी बहन और उसकी मॉम लाइट की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। लाइट ने तो कमाल कर दिया, हर एक टेस्ट में नंबर 1 आता है, ये नंबर 1, इसकी चिंता मत कीजिए आप, बढ़िया चल रही है इसकी स्टडीज। खाना खाने के बाद जब रियूक ऊपर आ जाता है लाइट के कमरे में, तो रियूक लाइट से कहता है, अच्छा तो तुम इसलिए इतने कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे फादर पुलिस में है? और लाइट उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं उनके कंप्यूटर को इजीली हैक कर सकता हूँ और उनके कंप्यूटर से मुझे उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स मिलती रहेंगी। और तभी लाइट अपने डैड का कंप्यूटर हैक कर लेता है और उस कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं कीरा के केस के रिगार्डिंग, उन सभी को देखकर लाइट को पता चल जाता है कि पुलिस को शक पड़ चुकी है कि ये जो कीरा है ना, ये कोई स्टूडेंट हो सकता है। और तभी लाइट बोलता है, किसी भी इंसान का नाम डेथ नोट पर लिखने के बाद उसके आगे हम उसका कॉज ऑफ डेथ भी लिख सकते हैं ना, और मैं हमेशा हार्ट अटैक लिखता हूं, लेकिन एक दूसरा रूल भी तो है जिसके अकॉर्डिंग हम 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर किसी व्यक्ति की मौत को पूरी तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि किसी विक्टिम को अलग तरह से भी मार सकते हैं। तो अगर मैं किसी क्रिमिनल का नाम लिखे 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर उसके मरने का तरीका भी लिख देता हूँ नीचे, तो ऐसा हो जाएगा। तो भाई इससे तो अब और भी मजा आने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज कर रहा होता है, स्कूल जाता है, खेलता है, और दूसरी तरफ वो क्रिमिनल्स लगातार मरते जा रहे होते हैं। और इसके बाद हम जापानीज हेडक्वार्टर में देखते हैं कि 3 ऑफिसर्स उस चीफ के पास आते हैं और उससे कहते हैं, सर कल फिर से 24 लोग मरे हैं और उससे पहले 23 लोग मरे थे, मुझे तो ये लगता है कि ये कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है और ये सभी डेथ्स वर्किंग डेज में हुई हैं। और उनमें से एक मेंबर बोलता है कि भाई जरूरी थोड़ी ऐसा, वो छुट्टी भी तो ले सकता स्कूल से। और तभी एलो ने बोलता है, नहीं तुम समझे नहीं, तो जब से हमने ये कंक्लूड किया कि वो एक स्टूडेंट हो सकता है तो उसने अपने किलिंग पैटर्न्स को बदल दिया है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कीरा के पास पुलिस की फाइल का एक्सेस है, क्योंकि कीरा के एक स्टूडेंट होने की खबर सिर्फ हम ऑफिसर्स के पास ही है। और इस तरफ लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और लाइट बोलता है, मुझे तो लगता है अभी तक पुलिस ऑफिसर्स पे शक होना शुरू हो गया होगा। और इस तरफ हम पहली बार एल को देखते हैं जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसके पास पक्का पुलिस की फाइल का एक्सेस है, आखिर ये करना क्या चाहता है? और तभी रियूक बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो भाई? अगर तुम ऐसे करोगे तो उसको और भी शक हो जाएगा तुम पर, तुमने टाइमिंग चेंज कर दी है, इससे ऐसा नहीं लगेगा कि तुम पुलिस से कनेक्टेड हो। और तभी लाइट बोलता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि वो मुझे ढूंढे, तभी तो मैं उसे आसानी से खत्म कर पाऊंगा। रियूक तुम शायद समझोगे नहीं, लेकिन इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अभी इस वक्त लाइट उन पुलिस ऑफिसर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। बाहर के लोगों को तो ऐसा लगेगा कि पुलिस ऑफिसर्स और एल मिलकर लाइट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एल और पुलिस ऑफिसर्स में आपस में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। वो दोनों एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और अब पुलिस को एल को ढूंढना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो उसे ढूंढ लेंगे मैं उसे मार दूंगा। और इधर पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग देखते हैं कि 3 लोग रिजाइन करने वाले होते हैं जॉब से, क्योंकि उनका कहना था एल तो साला पीछे छुपा हुआ है लैपटॉप के, ठीक है ना। उस बंदे ने अपना चेहरा और नाम कभी नहीं बताया, लेकिन हम पुलिस ऑफिसर्स हमेशा अपने ऊपर एक बैच लेकर घूमते हैं जिस पर हमारा नाम और फोटोग्राफ होती है, और कोई भी बंदा जिसके पास कोई कंप्यूटर है वो आसानी से हमें ढूंढकर मार सकता है। हमें तो फील्ड पे काम करना पड़ता है और एल ये पीछे एसी रूम में जाकर काम करता है। तो भाई हमको माफ करो और हमें छुट्टी दो, हम चले यहाँ से। और दूसरी तरफ हम लाइट के स्कूल को देखते हैं और तभी रियूक वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है कि कोई बंदा उसे देख रहा होता है कोने में खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ एल सभी पुलिस ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स को मंगा लेता है और कहता है, तो ठीक है, इस पूरी रिपोर्ट में 141 लोग हैं, एक बात तो कंफर्म है कि वो क्रिमिनल इन 141 लोगों में से किसी एक का कोई रिश्तेदार वगैरह होगा, वो पक्का इन्हीं में से है। और तभी चीफ की रिपोर्ट खुल जाती है जो कि लाइट के फादर हैं एल, उसकी रिपोर्ट को पढ़ने लगता है
ध्यान से। और इस तरफ रियूक और लाइट जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रियूक लाइट को कहता है कि डेथ नोट तुमसे बेहतर किसी इंसान को नहीं मिल सकती थी। मैं ना ही तुम्हारे खिलाफ हूं ना ही तुम्हारे साथ। मैं तो भाई तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक ये नोटबुक खत्म नहीं हो जाती या फिर तुम खत्म नहीं हो जाते। और तभी रियूक उसे बताता है कि एक बंदा तुम्हें लगातार फॉलो कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चला इतनी देर तक। और तभी एक बंदा लाइट के पीछे आता है और लाइट को देखकर छुप जाता है फिर से। और तभी लाइट भी थोड़ी देर के लिए रुकता है लेकिन वो फिर से चलना शुरू कर देता है और लाइट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द इससे पीछा छुड़ाना होगा। अब लाइट अपने घर में आ जाता है और वो खिड़की से नीचे देखता है उसी बंदे को जो उसे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। भाई कौन है ये, मुझे पता लगाना होगा, मुझे इसके बारे में पता चल गया ना तो मैं इसे मार दूंगा। और तभी रियूक लाइट को कहता है तो लाइट मैं तुम्हें बताऊं क्या, शिनिगामी और नॉर्मल इंसान में दो डिफरेंसेस होते हैं। तुम्हें पता है हम लोग इस डेथ नोट का यूज क्यों करते हैं? मान लो कोई इंसान 60 साल तक जीने वाला है और अगर हम उस बंदे का नाम डेथ नोट में लिखकर उसे 40 साल की उम्र में ही मार देते हैं तो जो बाकी के उसके 20 साल बचे हुए थे वो हमारी लाइफ के अंदर ऐड हो जाते हैं। और अगर कोई हम पर गोली चला दे या हमारा सर फाड़ दे तब भी हम नहीं मरने वाले, लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। ये सिर्फ शिनिगामी के ऊपर ही अप्लाई हो। तो ये है पहला डिफरेंस तुम में और मुझ में। और तभी लाइट बोलता है अच्छा बहुत बढ़िया। और तभी रियूक उसे दूसरा डिफरेंस बताता है। जब भी कोई शिनिगामी किसी इंसान को देखता है तो उसे उस इंसान का नाम झट से पता चल जाता है क्योंकि हमारे पास शिनिगामी आईज होती है। और इस वक्त जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम और तुम्हारी बची हुई जिंदगी दिखाई दे रही है साफ साफ। और ये सुनकर लाइट बुरी तरह से शॉक हो जाता है और इसी वजह से किसी शिनिगामी को ये दिक्कत नहीं होती कि उन्हें किसी इंसान का नाम जानने की जरूरत है या उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह उन्हें मारने के लिए। शिनिगामी आईज से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है और यही था दूसरा डिफरेंस तुम में और मुझ में। लेकिन एक और बात भी है, जिस शिनिगामी ने उस डेथ नोट को नीचे अर्थ पर गिराया होता है और जिस आदमी ने उस डेथ नोट को उठाया होता है तो वो शिनिगामी उस बंदे को जिसने वो डेथ नोट को उठाया होता है उसे अपनी आईज दे सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उनमें कोई डील हो। और ये सुनकर लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है क्या एक डील? और तभी रियूक उसे बोलता है हाँ एक डील, अगर तुम्हें मेरी आंखें चाहिए तो तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा देना होगा। और ये सुनकर लाइट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगर तुम अभी 50 साल और जीने वाले थे तो तुम सिर्फ 25 साल जियोगे। अब रियूक बोलता है कि ये रूल्स बताना मेरा फर्ज बनता है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया भाई, ठीक है ना? और रियूक उसे बोलता है तो लाइट तुम मुझे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें अपनी शिनिगामी आईज दे दूंगा। और तभी लाइट हंसता है और बोलता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे सभी लोगों का नाम पता चल जाएगा और डेथ नोट को यूज करना और भी इजी हो जाएगा। और तभी रियूक बोलता है तो क्या बोलते हो, डील करें क्या? और तभी हम देखते हैं उसी डिटेक्टिव को जो कि लाइट के बाहर खड़ा होता है और उस पर 24 घंटे नजर रखे हुए था। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट उसके इस ऑफर के लिए मना कर देता है और लाइट बोलता है कि देख भाई मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर कोई भी क्राइम वगैरह ना हो, ठीक है? और मैं इस दुनिया का एक नया गॉड बनकर जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मेरी लाइफ बढ़ाने का ऑफर देते तो शायद मैं सोच सकता था एक बार में, लेकिन कम करना तो भाई बिल्कुल भी नहीं भाई, ना। और तभी लाइट को एक आइडिया आ जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो उसका भी पीछा कर रहा था वो उसका नाम कैसे पता कर सकता है। और अब उसे ये एक्सपेरिमेंट करना होता है कि वो डेथ नोट की टाइमिंग को कहाँ तक यूज कर सकता है। अगर उसने एक बार कॉज ऑफ डेथ लिख दिया तो उसके पास 6 मिनट और 40 सेकंड होते हैं उसकी डेथ को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए और उसमें वो डेथ का टाइम भी लिख सकता है। और अब उसे बस इस चीज को एक्सपेरिमेंट करना है कि वो किस तरीके से इसको यूज कर सकता है। अब अगली सुबह हेडक्वार्टर्स में चीफ को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि 6 और लोग मारे जा चुके हैं और सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मारे गए हैं। लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग था। उन्होंने मरने से पहले कुछ अजीब सी चीजें की थी, जैसे कि उसमें से एक ने अपने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर एक साइन बना दिया था और दूसरे बंदे ने एक ऐसी चीज लिखी जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता, कोई और ही लैंग्वेज में है। और तीसरा बंदा अपने सेल से भागकर बाथरूम में गया और मर गया। और ये सारी चीजें एल को दिखाई जाती हैं और एल अब सोचता है कि क्या ये जो लाइट है ये मरने से पहले लोगों के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं और ये क्या करवाना चाहते हैं लोगों से। और एल उस चीज से बोलता है कि इस वक्त ये रिपोर्ट्स यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कीड़ा अभी इस वक्त किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर हम मीडिया में सारी चीजें दिखाएंगे तो केओस हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं और वो फिर से अपने डैड के कंप्यूटर में हैक करके सारी फाइल्स को एक्सेस करता है जिसमें उन सभी क्रिमिनल्स के मरने की रिपोर्ट्स होती हैं। और उसे पता चलता है कि उसने जिस तरीके से उन सभी विक्टिम्स के बारे में लिखा था बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उन क्रिमिनल्स की मौत हुई है। पहला विक्टिम गया बाथरूम में और मर गया, दूसरे विक्टिम ने बिल्कुल ऐसा ही साइन बनाया जैसा कि उसने अपनी डेथ नोटबुक में लिखा था और तीसरे क्रिमिनल ने बिल्कुल ऐसा ही एक लेटर लिखा जो उसने उस डेथ नोट में लिखा था। और इन तीनों ने वही चीजें की जो लाइट चाहता था। लेकिन बाकी के जो 3 बंदे थे उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने उस चौथे बंदे के लिए लिखा था कि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर आईफिल टावर के ऊपर चढ़कर नीचे कूदकर सुसाइड करना है। और जैसा कि हमें मालूम है कि भाई कोई बंदा 1 घंटे में जापान से आईफिल टावर तक कैसे जाएगा, ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाया और सिंपली हार्ट अटैक से मर गया। और उसमें से उस 5th क्रिमिनल को उसने बोला था कि मरने से पहले वो दीवार पर एल का चेहरा बनाए, लेकिन जब उस बंदे ने एल को कभी देखा ही नहीं तो वो उसका चेहरा कैसे बना सकता था, इसलिए वो बिना चेहरा ड्रॉ किए ही मर गया हार्ट अटैक से। और 6th क्रिमिनल के लिए लाइट ने लिखा था कि वो एल के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन जब उसे पता ही नहीं था कि एल है कौन तो वो ऐसा नहीं कर पाया। और इससे हमें पता चलता है कि डेथ नोट इम्पॉसिबल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एल को जो कि सोच रहा होता है कि इन पिक्चर्स का क्या मतलब है भाई, और वो सोचता है कि ये कीड़ा इन क्रिमिनल्स को किसी लैब रैट की तरह यूज कर रहा है, ये लेटर्स क्या ये कोई मैसेज हो सकता है? और तभी एल देखता है कि ऊपर वाली लाइन में लिखा है एल क्या तुम्हें पता है, बस इतना ही लिखा होता है। और ये देखकर एल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी दूसरी तरफ लाइट बोलता है तो अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने कल ही एक बैंक को लूटने की कोशिश की थी और वहाँ पर कुछ लोगों पर हमला करके वहाँ से भाग गया। और तभी लाइट एक लड़की को कॉल करता है और हम देखते हैं कि लाइट एक डेट पर आया होता है और वो डिटेक्टिव अभी भी लाइट का पीछा कर रहा होता है। लाइट उसे देखकर काफी खुश होता है, चलो अच्छा है आ गया ये, वरना आज का दिन ये मेरा वेस्ट हो जाता। रियूक उससे पूछता है हाँ भी क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, करना क्या चाहता तू, कुछ बताएगा भी मुझे? लाइट कहता है कि भाई तेरे को तो पता ही ना चाहिए, तेरे सामने तो लिखा था मैंने सब कुछ उस डेथ नोट में। और अब इसके बाद लाइट उस लड़की से मिलता है और वो दोनों एक बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस बस के अंदर वो डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। लाइट उस लड़की से रैंडमली कुछ बातें कर रहा होता है और तभी थोड़ी आगे चलकर वो क्रिमिनल जिसे हमने भी पहले देखा था वो उस बस के
अंदर चढ़ जाता है और बस को हाईजैक करने की कोशिश करता है। और वो क्रिमिनल बोलता है, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। और ड्राइवर गाड़ी रोक, जल्दी से स्पेस लैंड पर कॉल करके बोल उन्हें तुम्हारी बस हाईजैक हो चुकी है और कम से कम भी 1 करोड़ रुपए किसी लड़की के हाथ में यहाँ पर भेजो मुझे, वरना मैं सबको मार डालूंगा। अब इसके बाद लाइट एक नोट के ऊपर कुछ लिखता है और यूरी को उस नोट के थ्रू बताता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस क्रिमिनल को धक्का देकर उसकी पिस्टल को छीन लूंगा। लेकिन पीछे वो जो डिटेक्टिव बैठा होता है वो कहता है नहीं, ये खतरनाक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हें लिख के देने की जरूरत नहीं है, वो काफी दूर है हमसे, वो हमें नहीं सुन सकता। और तभी लाइट उस डेथ नोट के ऊपर कुछ लिखता है और उसे अपनी जेब के अंदर डाल लेता है। और तभी लाइट गुस्से से उस डिटेक्टिव को बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उस बंदे के साथ नहीं हो? और तभी यूरी कहती है, ये क्या बोल रहे तुम? और तभी लाइट बोलता है, अरे हाँ, मैंने बहुत देखे हैं इसके जैसे। एक बंदा बस को हाईजैक करता है और दूसरा बंदा पीछे बैठा हुआ ऐसे दिखाता है जैसे वो अकेला है, लेकिन उसका एक और साथी पीछे बैठा होता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो संभाल ले। और तभी यूरी डरने लग जाती है और वो डिटेक्टिव सोचता है कि ये तो एक लड़का है यार, लाइट तो कोई कीड़ा वगैरह नहीं, ये तो एक नॉर्मल लड़का है। और तभी वो डिटेक्टिव लाइट को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा देता है FBI वाला, उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए कि वो उस हाईजैकर के साथ नहीं है और SBI का एक ऑफिसर है। और लाइट उस ID कार्ड को देखकर समझ जाता है कि एल FBI का यूज कर रहा है जापानीज पुलिस के साथ मिलकर कीड़ा को पकड़ने के लिए। और उस डिटेक्टिव का नाम होता है रे पेनबर और लाइट उसका नाम जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका ID कार्ड देते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक बात बताओगे, एक FBI एजेंट इस बस में क्या कर रहा है? तुम्हारे पास गन तो होगी ना, अगर कुछ भी होगे तो संभाल लोगे तुम। और तभी रे पेनबर समझ जाता है कि वही बंदा है जिसने 2 दिन पहले एक बैंक लूटने की कोशिश की थी और 3 सिविलियंस को मारकर वहाँ से भाग गया था। अब लाइट अपनी जेब में से हाथ बाहर निकालता है और वही नोट उसकी जेब में से बाहर निकलकर गिर जाता है और वो क्रिमिनल उसे देख लेता है और उसे कहता है, ओ भाई क्या कर रहा है, ये नोट्स पास कर रहा है तू? वो क्रिमिनल पास आता है और उस नोट को देखता है और वो देखता है कि उसके ऊपर डेट प्लान्स लिखे होते हैं, हग डे, रोज डे, इन सब की डेट्स लिखी होती है, वही निब्बा निब्बी वाले काम। और उस नोट को उसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही बस एक टनल में से निकलती है तो वो क्रिमिनल देखता है कि उसके पीछे एक परछाई सी है और उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है और कहता है, तू कौन है भाई, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे तुम? पहले तो रे पेनबर को लगता है कि वो उसे ही कह रहा है, लेकिन असली में वो क्रिमिनल र्यूक को देख पा रहा होता है और र्यूक भी कंफ्यूज हो जाता है, तो मुझे देख सकते हो क्या? और क्रिमिनल बहुत ज्यादा डरा होता है उसे देखकर और कहता है, आगे है ना तू, शूट कर दूंगा तेरे को, वहीं पे रह, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। और जैसे ही रे देखता है कि वो क्रिमिनल उस पर शूट करने वाला होता है तो वो सभी लोगों को अपना सिर छुपाने के लिए नीचे बैठने के लिए कहता है। और तभी र्यूक समझ जाता है कि वो जो नोट अभी गिरा था लाइट की पॉकेट में से वो एक डेथ नोट का नोट था और अभी जब उस क्रिमिनल ने उस नोट को पकड़ा था इसकी वजह से अब वो क्रिमिनल र्यूक को देख पा रहा है। और अब जैसे ही र्यूक उस क्रिमिनल के पास जाता है तो वो क्रिमिनल अपनी सारी की सारी गोलियां र्यूक के अंदर धर देता है और अपनी बंदूक खाली कर देता है। और तभी रे पेनबर वहाँ पर आता है और उस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिमिनल बस रुकवा देता है और बस से नीचे कूद जाता है। और जैसे ही वो उस बस से नीचे आता है तो एक गाड़ी वहाँ पर आती है और उस क्रिमिनल को ठोक देती है, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल वहीं पर मर जाता है। और ये सब देखकर रे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी बस के अंदर लाइट बोलता है 11:45 बिल्कुल एग्जैक्ट। और अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और हम देखते हैं कि उसने अपनी डेथ नोटबुक में लिखा होता है उस क्रिमिनल का नाम और तो और उसे ये भी लिखा होता है कि वो 11:35 पर एक बस पकड़ेगा और बस पर चढ़ने के बाद उस बस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा और उसके पास एक गन भी होगी। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो अपने पीछे एक मॉन्स्टर को देखेगा जो कि र्यूक है और उस पर गोली चला के अपनी पूरी बंदूक को खाली कर देगा और इसके बाद वो बस से उतरकर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक 11:45 पर और वो मर जाएगा। और अब लाइट समझ जाता है कि ये डेथ नोट कभी भी नहीं चुकती, ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है और जैसा उसने लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ उस क्रिमिनल के साथ। और अब इसके बाद तुम्हारी बारी है रे पेनबर। अब 20 दिसंबर सुबह 11:50 पर हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जिसकी डेथ हो चुकी थी और पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंच चुकी है। और रे पेनबर बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। अब रे लाइट के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पर था यहाँ पे। और लाइट भी उसे कहता है हाँ ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब रे वहाँ से चला जाता है और लाइट अपने मन में सोचता है मैं भी नहीं चाहता कि पुलिस को या मेरे डैड को पता चले कि तुम मुझसे मिले थे, वरना सारा शक मुझ पर जाएगा और पुलिस इस एक्सीडेंट को एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही देखेगी। अब लाइट अपने घर जाता है और र्यूक उससे पूछता है हाँ भी अब क्या प्लान है तेरे, अब क्या करने वाला है, उस डिटेक्टिव को मारने वाले हो तुम? लेकिन लाइट उसे कहता है नहीं अभी नहीं, उसे 1 हफ्ते बाद, क्योंकि तब तक वो बंदा किसी और को भी इन्वेस्टिगेट कर चुका होगा और अगर मैं अभी उसे मार दूंगा तो सारा शक मेरे ऊपर आएगा, तब तक मैं इसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। और तभी एल का वो पार्टनर उसे बताता है कि एक और विक्टिम मर चुका है और उसने वहाँ पर एक मैसेज छोड़ा है जो कि होता है गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। और अब एल उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और देखता है कि पहले लेटर में लिखा होता है कि एल क्या तुम्हें पता है और दूसरे लेटर में लिखा होता है शिनिगामी। और एल सोचता है कि मुझे क्या बताना चाहता है कि शिनिगामी सच में होते हैं। अब उस एक्सीडेंट के 1 हफ्ते बाद हम लोग देखते हैं और लाइट वहाँ पर खड़ा होता है और र्यूक से कहता है कि इतने दिन से जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो अब काम आने वाले हमारे। मैंने एक चीज नोटिस किया, जैसे कि तुम जानते हो कि किसी के नाम लिखने के बाद ही हम उसकी एक्सीडेंटल डेथ या उसकी डिटेल्स के बारे में लिख सकते, लेकिन अगर हम डेथ नोट में पहले से ये सारी चीजें लिख दें तो हमें सिर्फ नाम लिखने की जरूरत है उसके बाद और उसके बाद वो चीज हो जाएगी। और र्यूक ये देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि ये चीज तो उसे भी नहीं पता थी। और तभी हम रे पेनबर को देखते हैं जो कि लाइट का पीछा करने निकल पड़ता है और लाइट उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है रे पेनबर अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं किरा हूँ। और ये सुनकर रे पेनबर हद से ज्यादा परेशान हो जाता है। किरा से कहता है कोई भी चालाकी मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी रे पेनबर सोचता है ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। और तभी लाइट बोलता है पहले मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही किरा हूँ। और वहाँ पर एक चश्मे वाला आदमी खड़ा होता है एक कॉफी शॉप के बाहर और तभी लाइट उसको मार देता है और उसे बताता है कि इसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस थे, लेकिन ये हर बार बच जाता था किसी न किसी तरीके से, तो इस बार मैंने इसे टपका दिया। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है और साथ ही तुम्हारे बारे में भी। और तभी रे उसकी बात मान जाता है और कहता है हाँ ठीक है भाई मान लिया मैंने, तुम किरा हो। और तभी लाइट उससे इस स्टेट में आने वाले एजेंट्स के बारे में पूछता है और तभी लाइट रे को एक एनवेलप देता है और कहता है ये लो इसमें से एक ट्रांसमीटर निकालो और अपने कानों में लगा लो, आगे के इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और लाइट वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है अब तुम्हें एक लाइन में बैठना है, तुम्हें अंदर जाना है और दरवाजे की साथ वाली सीट पर बैठना है और अगर कोई इसमें पहले से बैठा है तो उसके उठने का इंतजार करना है
और जब तुम बैठ जाओगे तो मुझे बताना, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करियो बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। अब रे उस ट्रेन में बैठ जाता है और उसे पूछता है, हाँ तो बताओ मुझे कितने एजेंट्स हैं यहाँ पे और तुम्हारा प्लान क्या है। और तभी रे उसे बताता है कि टोटल 12 लोग हैं यहाँ पर। और तभी लाइट उसे कहता है, हाँ ठीक है, अब एक काम करो, तुम्हारे पास जो एनवेलप मैंने तुम्हें दिया उसे निकालो। और हम देखते हैं कि एक पेपर सा होता है और उसमें बीच बीच में कुछ लिखने की जगह होती है। और लाइट उसे कहता है कि काम करो, सबसे ऊपर वाली जो जगह है ना वहाँ पर अपने इंचार्ज का नाम लिखो। रे सोच रहा होता है कि ये करना क्या चाहता है भाई, क्या प्लान है इसका, पर वो सोचता है कि भाई मुझे इसकी बात माननी होगी वरना ये पता नहीं क्या कर देगा, पागल इंसान है। और लाइट उसे बोलता है, अब अपना लैपटॉप ऑन करो, तुम्हें तुम्हारा सुपीरियर सारे एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन भेज देगा और उसमें उन सभी एजेंट्स के नाम और फेसेस होंगे। और तभी रे पेनबर ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसमें सभी एजेंट्स के नाम और उनकी आइडेंटिटी कार्ड थे। रे पेनबर हद से ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये ऐसे कैसे भेज सकता है भाई मुझे, ये कैसे हो रहा है। और लाइट उसे बोलता है, ठीक है, इनके चेहरे देखो और एक एक करके इन सभी के नाम लिखो उस नोट पर। और वो सबके नाम लिख देता है चुपचाप। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाह रहा है भाई, क्या कर रहा है बंदा। और अब लाइट बोलता है, ठीक है, अब उन सारी चीजों को उसी एनवेलप में वापस डाल दो और अपने ऊपर मौजूद उस रैक पर रख दो और ध्यान रखना उस एनवेलप को कोई देखना नहीं। और थोड़ी देर बाद ट्रेन से बाहर निकल जाना। रे सोच रहा होता है कि ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा भाई, कहाँ सुनी है मैंने ये आवाज। और तभी शाम के 4:41 पर रे उस ट्रेन से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और ट्रेन बंद होने लगती है। और वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर लाइट खड़ा होता है और उसने उस एनवेलप को उठा लिया होता है। और लाइट उसे कहता है, गुड बाय मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द नर्क में मिलेंगे। और रे पेनबर मर जाता है और हमें पता चलता है कि रे पेनबर ने वो सारे एजेंट्स के नाम जो लिखे थे उसने वो डेथ नोट के ऊपर लिखे थे और उसे पता भी नहीं था कि वो अपने ही दोस्तों को अपने ही हाथों से मारने लगा हुआ है। और जो उसका इंचार्ज था उसके लिए उसने लिखा था कि वो रे को अपने सारे एजेंट्स की फाइल भेजेगा और उसके बाद हार्ट अटैक से मर जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। और बाकी एजेंट्स के आगे लाइट ने लिखा होता है कि एक बार उसे वो सारी फाइल्स अगर मिल गई तो उसके बाद वो सभी के सभी हार्ट अटैक से मारे जाएंगे। दरअसल लाइट ने उस इंचार्ज को सबको फाइल भेजने के लिए बोला था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो इंचार्ज अकेला रे पेनबर को वो फाइल्स भेजता तो सीधा शक उस पर आता और सबको पता चल जाता कि रे पेनबर जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था वही कीरा है। इसलिए शक को बांटने के लिए उसने वो फाइल सभी को भेज दी और सभी को मरवा दिया। हम एल को देखते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सभी के सभी एजेंट्स मारे गए हैं और सभी को हार्ट अटैक आया था। इसका यही मतलब है कि कीरा ने ही उसे मारा है। और एफबीआई का चीफ उसे कहता है, सॉरी एल, लेकिन अब से एफबीआई तुम्हारी मदद नहीं करेगी। और तभी चीफ एल से बात करता है और उसे कहता है, तेरी वजह से वो सभी के सभी लोग मारे गए हैं, तुम भी एक मर्डरर ही हो। और तभी एल को मैसेज आता है कि एक और विक्टिम ने एक मैसेज छोड़ा उसके लिए और यहाँ पर लेटर वो पूरा हो जाता है और उसमें लिखा होता है सेब खाते हैं। और अब वो पूरा सेंटेंस बनता है, एल क्या तुम्हें पता है शिनिगामी सेब खाते हैं। और ये देखकर एल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और हम दूसरी तरफ रे पेनबर की फियोंसे को देखते हैं और उसे समझ आ जाता है कि कीरा ने ही उसके फियोंसे को मारा है। उसी बस ड्राइवर से इन्फॉर्मेशन लेती है जिसमें रे पेनबर बैठा होता है जब वो हाईजैक हो गई थी। और तभी वो बस ड्राइवर उसे बताता है, हाँ मैडम मैं इसे जानता हूँ। और तभी वो सोचती है लड़की कीरा भी पक्का इसी बस में होगा। और गाइस ये लड़की एक एक्स एफबीआई एजेंट भी होती है। और इस तरफ हेडक्वार्टर्स में वो चीफ देखता है कि सिर्फ 5 ही ऑफिसर्स बचते हैं उस ऑफिस में और चीफ उन सभी को थैंक यू कहता है और कहता है, तुम लोग सबसे ज्यादा बहादुर हो, मैं तुम्हें दिल से सैल्यूट करता हूँ। और उसमें से एक ऑफिसर बोलता है कि अबे ओ एल, तेरे एल लगा दूंगा, चल चेहरा दिखा अपना, लैपटॉप के पीछे छुपे रहते हो, सामने आ तू। और तभी वो चीफ भी बोलता है, एल अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मिलना होगा यहाँ पर आके। एल बोलता है ठीक है। एल इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था जब उसके पास कुछ ऐसे ऑफिसर्स हों जिस पर वो भरोसा कर सकता है। और उस होटल के अंदर एल उन सभी के आने का वेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि चीफ एल के रूम के बाहर आ जाते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। और तभी वो सभी ऑफिसर्स एल को देखते हैं और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, ये एल, ये नहाता वाता नहीं क्या। और वो सभी लोग अपने अपने नाम बताते हैं उसे। और तभी एल एक नकली गन बनाकर उनकी तरफ पॉइंट करता है, ऑफिसर्स अगर मैं अभी कीरा होता ना तो तुम सब लोग मर चुके होते। तुम्हें पता है ना कि उसे सिर्फ एक नाम और एक चेहरा चाहिए किसी को भी मारने के लिए, तो अपने नाम वगैरह थोड़े संभल के बताया करो। अब एल उन्हें कहते हैं कि भाई अपने फोन वगैरह स्विच ऑफ करो और अंदर आके बैठ जाओ चलो। और तभी एक ऑफिसर बोलता है कि क्या भाई, क्या मेरी बंदी के मैसेज आते हैं, मैं नहीं कर रहा, देखो मैं नहीं दे रहा फोन। और वो सभी लोग अपने अपने सेल फोन वहाँ पर रख देते हैं। एल उन्हें बताता है कि हम मास मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। हम कुछ एक ऐसी न्यूज बता सकते हैं कि जो 12 एफबीआई एजेंट्स मारे गए हैं उसकी वजह से यूएसए की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है। उन्होंने जापान में 1500 और इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा है कीरा को पकड़ने के लिए। कीरा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगेगा और तभी वो कोई गलती करेगा। और अब अगले दिन लाइट की मॉम उसे कुछ कपड़े देती है उसके फादर के और उसे कहती है कि एल बेटा इसे जरा हेडक्वार्टर्स में देके आ जाना। और अब लाइट हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल पड़ता है और जाते वक्त एक डेथ नोट का पेज अपने साथ ले जाता है। अब लाइट वहाँ पर आता है और देखता है कि वहाँ पर रे पेनबर की फियोंसे पहले पहुंच चुकी है उससे। और वो बोलती है कि मुझे कीरा के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये सुनते ही लाइट चौकन्ना हो जाता है, क्या कीरा इन्वेस्टिगेशन, इसी क्या पता चल गया भाई मेरे बारे में। अब लाइट बोलता है इस लड़की से कि उसके फादर ही इस केस के इंचार्ज है और अगर वो चाहे तो उसका मैसेज वो उसके फादर को दे सकता है। अब ये दोनों साथ में जाने लगते हैं बाहर। और तभी लाइट उसे बोलता है कि बाय द वे मेरा नाम लाइट यागमी है और तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की अपना नाम शोको माकी बताती है, तो मुझे मिस माकी बुला सकते हैं। मिस माकी बोलती है मेरा फियोंसे था वो, जो 12 एजेंट्स में से एक था जो जापान आए थे कीरा को ढूंढने के लिए। और तभी लाइट यागमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, एक मिनट, एक एफबीआई एजेंट जो कीरा से मिला था, क्या ये वही हो सकता है रे पेनबर। और मिस माकी कहती है ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी और उसे अपना नाम किसी को नहीं दिखाना था। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जिस किसी ने भी उसकी आईडी को देखा था उसी ने उसे मारा था। और तभी लाइट अपने मन में सोचता है, भाई बच गए भैया, तो सही में बच गए भाई। अगर इस बंदी ने बता दी होती ये चीज पुलिस को तो अभी तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। अब वो दोनों आगे की तरफ चलने लगते हैं और लाइट अपने मन में सोच रहा है, भाई इसको सब पता है भाई मेरे बारे में, मुझे इसे खत्म करना होगा। और तभी लाइट अपनी जेब में से डेथ नोट का पेज निकालता है और वो कहता है, वो डेट बताओगे जिस दिन वो बस हाईजैक हुई थी। तो मिस माकी कहती है हाँ December 20। और हम लाइट के नोट में देखते हैं
हैं कि उसने लिखा होता है शोको माकी, सुसाइड डेट 1 जनवरी 2007। शोको माकी एक ऐसी तरह से सुसाइड करेगी जिससे उसकी बॉडी भी किसी को ना मिले। अगर ये मर भी गई तो लोगों को लगेगा कि इसके फियोंसे के मरने की वजह से इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन तभी पीछे से रियूक कंटिन्यूअसली हंस रहा होता है उस पर, और लाइट सोच रहा था कि भाई क्या हो गया, ऐसे पागल वागल हो गए, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, चलो मर भी जाओ जल्दी। और जैसे ही 40 सेकंड पूरे होते हैं वो सोचता है कि भाई 40 सेकंड तो हो गए, ये मरी क्यों नहीं अभी तक, आखिर चल क्या रहा है, ये तो बहुत अजीब है भाई, ये काम क्यों नहीं करा। और तभी रियूक पीछे से कंटिन्यूअसली अभी भी हंस रहा होता है। और तभी लाइट को रियलाइज होता है कि जब मैं मिस माकी से उसका नाम पूछ रहा था तब भी हंस रहा था, जब भी इसका नाम सामने आता है ये हंस रहा होता है पीछे। इसका मतलब ये कि ये नकली नाम यूज कर रही है और इस रियूक को उसका असली नाम दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पास शिनिकामी आइज है। और दूसरी तरफ एल का वही पार्टनर वहाँ पर आता है और उन सभी को एक नकली बैज और आईडी दे देता है। और एल उन्हें कहता है कि इससे तुम कीरा से आसानी से बच पाओगे। और दूसरी तरफ लाइट को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि बंदी नकली नाम यूज कर रही है क्योंकि रे पेनबर ने अपनी असली आईडी दिखाई थी, इसलिए वो मारा गया था। और इसलिए ये बंदी अपना असली नाम किसी को नहीं बताने वाली। अब अगर मैं इसका नाम इससे बार बार पूछूंगा तो इससे मेरे पास शक हो जाएगा। और तभी मिस माकी कहती है बाद मिलते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। अब लाइट मन में सोचता है कि उसे बस इसका किसी तरह से असली नाम जानना है। तो इसके पर्स में कुछ आईडी वगैरह तो होगा ही, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो होगा भाई। और दूसरी तरफ उन सभी ऑफिसर्स को एक बेल्ट भी दी जाती है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है और हर एक पुलिस ऑफिसर की लोकेशन एल को 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। और तभी लाइट माकी के पास जाता है और उसे कहता है दरअसल मैं आपको एक बात बताना भूल गया, कीरा की इन्वेस्टिगेशन को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी को पता ही न चले कि कौन कौन उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी भी ऑफिसर से कांटेक्ट करने ही नहीं दिया जाएगा। दरअसल मैं टास्क फोर्स का ही एक मेंबर हूँ, मैं इस वक्त इस केस का इंचार्ज हूँ, काफी सारे केसेस सॉल्व किए मैंने, तो मैं सच बोलूं मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस केस को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। और तभी लाइट उसे बोलता है क्या आप इस केस में प्लीज हमारी हेल्प करेंगी, टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। तो मिस माकी सोचती है क्या तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो तुम्हारी टीम में। और तभी लाइट बोलता है माफ करना यार, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया लग रहा है। और तभी माकी उसे कहती है मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी अपनी टीम में ले लो। और पीछे रियूक ये सब देख के पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। और तभी लाइट उसे कहता है ठीक है, पर ज्वाइन करने से पहले मुझे आपकी कोई आईडी वगैरह देखनी पड़ेगी। और मिस माकी अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर दे देती है लाइट के हाथ में। और तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है और लाइट को पता चल जाता है कि इस लड़की का असली नाम नाओमी मिसोरा होता है और वो अपने डेथ नोट के अंदर उसका नाम लिख देता है। अब वो अपनी घड़ी को देखता है और नाओमी से पूछती है कि तुम अपनी घड़ी क्यों देखते रहते हो बार बार। और तभी लाइट बोलता है ओ अच्छा ये, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। और ये सुनकर नाओमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो डर के मारे हिल भी नहीं पाती। और जैसे ही 40 सेकंड पूरे होते हैं नाओमी मुड़कर वहाँ से जाने लगती है और पीछे से लाइट उसे कहता है गुड बाय मिस नाओमी। और हम देखते हैं कि आगे चलकर नाओमी मर जाती है और पीछे खड़े लाइट और रियूक उसे देख रहे होते हैं। अब इसके बाद हम एल को देखते हैं जो कि रे पेनबर की उसी ट्रेन वाली फुटेज को देख रहा होता है जब वो ट्रेन के अंदर से बाहर निकलता है और उसको हार्ट अटैक आता है। एल नोटिस करता है कि जब रे पेनबर उस ट्रेन में चढ़ा था तो उसके हाथ में एक एनवेलप था, लेकिन जब वो उस ट्रेन से बाहर आता है थोड़ी देर बाद तो उसके हाथ में वो एनवेलप नहीं होता। एल बोलता है कि अगर इस फुटेज के हम आखिरी मोमेंट्स में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे रे पेनबर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उस ट्रेन के अंदर देखने के लिए, हो सकता है उस ट्रेन के अंदर कीरा हो। और इस तरफ लाइट कंटिन्यूअसली डेथ नोट में नाम लिख रहा होता है, सोचो अगर किसी वजह से मुझे कुछ बीमारी वगैरह हो गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो सीधा शक जाएगा पुलिस का कि चीफ यागामी का बेटा हॉस्पिटलाइज हो चुका है और कीरा के मर्डर्स बंद हो गए हैं। और इस तरफ एल के पार्टनर वातारी को कॉल आता है और एल को पता चलता है कि रे पेनबर की फियोंसे की डेथ हो चुकी है। और एल जैसे ही उसके प्रोफाइल खोलता है तो उसे याद आता है कि वो एक एक्स FBI एजेंट है और उसके साथ काम कर चुकी है पहले USA में। अब उसके साथ जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि सर हो सकता है कि उसने सुसाइड कर लिया हो उसके फियोंसे की डेथ के बाद, लेकिन एल को इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि जिस नाओमी को वो जानता था वो कभी भी सुसाइड तो नहीं कर सकती थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन थी और उसे ऐसा लगता है कि उसे जरूर कोई सुराग वगैरह मिला होगा। और अब एल अपनी सर्च को और भी ज्यादा नैरो कर देता है और कहता है ठीक है तो अब से हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिन्हें रे पेनबर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और वो दो लोग हैं डेप्यूटी जनरल कीतामुरा और आप चीफ और आपकी फैमिली। तो अब मैं आप दोनों के घरों में सर्विलेंस कैमरा और वायर टैप्स लगाना चाहता हूँ। और इधर दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर में से अपने फादर की सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो कि उसने एक्सेस की थी ताकि किसी को भी इस पर शक ना हो, और अपने पर्स में डेथ नोट के पेजेस को छुपा लेता है। और इधर दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते, ये चीज सिविल राइट्स के अगेंस्ट होती है। और चीफ उसे कहता है कि ठीक है अगर 1% चांस भी है कीरा को पकड़ने का मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करके तो ठीक है करो एल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और एल अपने घर आता है और डोर लॉक होता है तो वो दूसरी चाबी यूज करके घर के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ऑलरेडी कैमरा और वायर टैप्स इंस्टॉल हो चुके हैं उसके घर में। अब लाइट जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचता है तो वो हैंडल में कुछ नोटिस करता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो इस चीज को शो नहीं करता और उसके डोर में से कुछ चिट टाइप बाहर भी निकलता है। पर एल उसे इग्नोर करते हुए अंदर आ जाता है कमरे में और लाइट चुपचाप आकर लेट जाता है बेड के ऊपर और रियू को इग्नोर कर रहा होता है। अब लाइट चुपचाप बाहर जाता है और उस पेपर क्लिप को जो बाहर गिर गया था उसे चुपचाप वहाँ पर रख देता है उस दरवाजे के अंदर। और इस तरफ वो चीफ और एल उसे देख रहे होते हैं और उन्हें लाइट पर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। अब वो दोनों बाहर जाते हैं और रियू उससे कंटिन्यूअसली बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट उसे इग्नोर कर रहा होता है। अब लाइट अपने सारे कपड़ों को चेक करता है और कहता है ठीक है मुझे नहीं लगता मेरे कपड़ों में कोई माइक्रोफोन है। और वो रियू को बताता है रियू मेरे घर में सर्वेलेंस कैमरा और वायर टैप्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और लाइट को ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि वो जो डोर था जब वो अपने डोर को अपने आप क्लोज करता है तो उसको 5 मिलीमीटर नीचे तक छोड़ता है, और जब भी वो अपने डोर को ओपन करता है तो उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखता है, और अगर वो उठ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर वो ऊपर नहीं उठता तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके कमरे में आया था। वो
वो हिंज के पास एक पेंसिल भी रखता है जब वो दरवाजे को बंद करता है, और वो उसे एक ऐसे एंगल पर रखता है कि अगर वो दरवाजा उसे निकाले बिना खोला जाएगा तो वो पेंसिल टूट जाएगी। और आज वो टूटी हुई थी, जिसका मतलब है कि उसके कमरे में कोई तो आया था। अब र्यूक उसे कहता है कि हो सकता है भाई तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह गए हो, पर लाइट उसे बताता है कि वो जो पेपर का पीस था वो जानबूझकर उसने वहाँ पर रखा था। किसी ने जब उस डोर को ओपन किया था तो उसने टाइम निकालकर उस चिट को वापस उस डोर में फंसाया ताकि मुझे ऐसा लगे कि कमरे में सब कुछ नॉर्मल है, कोई नहीं गया मेरे कमरे में। और ये काफी ज्यादा अजीब बात थी। अब लाइट एक बुक स्टोर पे जाता है और एक बुक खरीद कर वापस अपने घर में आ जाता है और एक अडल्ट मैगजीन पढ़ना शुरू कर देता है। और चीफ ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका बेटा क्या हरकतें कर रहा है। लेकिन एल को उस पर बहुत ज्यादा शक होने लग जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो दिखा रहा हो कि इन्हीं मैगजीन्स की वजह से वो इतनी सावधानी बरता है और अपने डोर पे वो पेपर क्लिप वगैरह रखता है। और चीफ उसकी बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। और इस तरफ कमरे में र्यूक को सभी के सभी कैमरास मिल जाते हैं और लाइट अपने मन में सोचता है कि ये पक्का एल का आइडिया होगा। अब लाइट एक पोटैटो चिप्स का पैकेट लेकर आता है और अपने रूम में आ जाता है और र्यूक को सारे के सारे कैमरास मिल चुके थे जो कि उसके कमरे में लगे हुए थे। तुम्हारे कमरे में ही टोटल 64 कैमरास लगे हुए हैं। और लाइट अपने मन में सोचता है कि इस वक्त मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो वो पैनिक कर जाता और कुछ ना कुछ गलती जरूर करता। लेकिन एल, मैं ऐसा नहीं हूँ। लगता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम्हें पता नहीं है मैं भगवान हूँ, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। अब लाइट एक पोटैटो चिप्स का पैकेट ओपन करता है और इसके अंदर कुछ चमक रहा होता है। और अब लाइट सोचता है कि इस वक्त जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं टीवी पर क्रिमिनल्स के, उन्हें उसे मारना होगा, तभी लाइट पर से शक हटेगा एल का, क्योंकि इस वक्त तो पढ़ाई कर रहा है वो, और पढ़ाई करते वक्त वो उन क्रिमिनल्स को कैसे मार सकता है। तो उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा एल को कि वो किरा नहीं है। और हम देखते हैं कि उस बैग ऑफ चिप्स के अंदर एक मिनी टीवी होता है और उसके अंदर एक छोटी सी पेंसिल और एक डेथ नोट का पीस भी रखा होता है। और उस टीवी के अंदर ब्रॉडकास्ट न्यूज चल रही होती है उन क्रिमिनल्स की। और लाइट अपने एक हाथ से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है और अपने दूसरे हाथ से उस चिप्स के पैकेट के अंदर उन क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा होता है। और अब लाइट सोचता है अब जिस बंदे की मुझे नॉलेज भी नहीं थी वो अगले 40 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएगा। और सभी क्रिमिनल्स के नाम लिखने के बाद लाइट उस चिप्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंक देता है। और इधर एल का पार्टनर उसे बताता है सर 9 बजे ब्रॉडकास्ट हुआ था 2 क्रिमिनल्स का और वो दोनों ही मारे गए हैं। और एल तो देखता है कि लाइट पढ़ाई कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सोचता है कि उसे जो भी क्रिमिनल्स दिखते हैं टीवी पर उन्हें उनका नाम याद रखना होगा और बाहर जाकर वो डेथ नोट को यूज करेगा। यही एक तरीका है सर्विलेंस कैमरा से निपटने का। और रियोजाकी कहता है इस तरफ, ठीक है चीफ, मुझे कोई भी सबूत वगैरह नहीं मिला तो मैं आपके घर से वो कैमरा वगैरह हटा देता हूँ। और चीफ एक चैन की सांस लेता है। अब एल सोचता है कि अगर लाइट ही कीड़ा होता तो उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशंस आते इतने सारे क्रिमिनल्स को मार के, लेकिन इसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं है पैनिक के। तो अगर लाइट ही कीड़ा है तो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि वो एक भगवान की तरह बन चुका है। और इस तरफ र्यूक लाइट के कमरे में चेक करता है कि उसके कमरे में अब एक भी कैमरा वगैरह नहीं है, सब कुछ हटा दिया गया है और उसे लगता है कि उसके ऊपर से शक हट चुका है। अब अगले दिन लाइट का एग्जाम होता है। जैसे ही वो एग्जाम लिखना शुरू करता है तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है उनका, वो पीछे एक लड़के को डांटता है और कहता है यू ठीक से बैठो, ये क्या कर रहे हो तुम। और जैसे ही लाइट पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि एल वहाँ पर बैठा होता है और एल लाइट को देखता है, लाइट भी उसको पीछे मुड़कर देखता है। और कुछ दिन बाद लाइट एक सेरेमनी में आया होता है अपने स्कूल में और एक स्पीच होने वाली होती है वहाँ पर। और वहाँ का डायरेक्टर लाइट को बुलाता है स्टेज के ऊपर क्योंकि उसने एग्जाम में टॉप किया होता है। और वो डायरेक्टर एक और बंदे का नाम लेता है, हिडेकी रायुका, और कोई नहीं बल्कि एल ही होता है। और लाइट देखता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन पीछे बैठा था अजीब से तरीके से। इधर लाइट अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है और बच्चे नोटिस करते हैं कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लाइट को देखकर लगता है कि ये तो कमाल का जीनियस बंदा है, एकदम जेंटलमैन। और दूसरी तरफ ये एल किसी पागल की तरह लगता है लेकिन है जीनियस। अब वो दोनों स्टेज से नीचे उतरते हैं, ये दोनों साथ में ही बैठे होते हैं और वो लाइट को कहता है कि उसे कुछ बताना है उसे। अच्छा भाई ठीक है बताओ फिर क्या बताना तुम्हें। और तभी एल लाइट की तरफ मुड़ता है और उसे बताता है मैं एल हूँ। और एल उसे कीनली ऑब्जर्व करने लगता है उसके रिएक्शन के लिए। और लाइट अपने मन में सोचता है भाई साहब नहीं, ये नहीं हो सकता, ये एल मेरे सामने आकर मुझे बताएगा कि एल है। नहीं, मैं शॉक नहीं हो सकता, मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा। अब एल उसे बताता है कि वो उसके सामने इसलिए आया है क्योंकि उसे लगता है कि वो कीरा केस को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर सकता है। और लाइट सोचता है कि अगर वो उससे मिलते ही मारा गया तो सारा शक उस पर ही आएगा। और उसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये नकली नाम यूज कर रहा है, क्योंकि हिडेकी रायुका एक फेमस पॉप स्टार का नाम होता है जापान में। और अगर ये इसका असली नाम नहीं हुआ और इसने डेथ नोट से इसे मारने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो फेमस पॉप सिंगर मारा जाए। इसलिए एल ने इस फेक नेम को चूज किया है। अब लाइट शांति से अपने घर जाता है और अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है और जोर से चिल्लाता है शिट, उसने मुझे पहचान लिया, अगर मैंने उसे मारा तो सारा शक मेरे ऊपर आएगा। मैंने इसे हल्के में ले लिया। इससे ये साबित होता है कि उन्हें अभी तक मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, उन्हें सिर्फ मुझ पर शक है। अब इसके बाद हम लाइट और एल को देखते हैं जो कि एक मैच खेलने आए होते हैं स्कूल में और इस मैच को लाइट 6 स्कोर से जीत जाता है। अब ये दोनों वापस जाने लगते हैं और एल उसे कहता है लाइट मुझे तुम पर शक है कि तुम कीरा हो। अब इसके बाद ये दोनों एक कॉफी शॉप पर आ जाते हैं और लाइट कहता है कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता कि मैं कीरा नहीं हूँ तब तक मैं वेट कर सकता हूँ। और एल उसे कहते हैं कि अगर तुम कीरा हो भी तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ हो क्योंकि तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये दोनों आपस में
में बात कर रहे थे कि तभी इनका सेलफोन रिंग होता है और वतारी रियोजाकी को कहता है एल बहुत बुरा हुआ, और उन्हें पता चलता है कि लाइट के फादर को हार्ट अटैक आ चुका है। अब ये दोनों जाते हैं लाइट के फादर से मिलने हॉस्पिटल में, और हमें पता चलता है कि ये काम कीरा का नहीं था, ये एक जेन्युइन हार्ट अटैक था। लेकिन अब लाइट के फादर ठीक होते हैं और लाइट के फादर से बताते हैं कि जब वो गिरा तो उसे ऐसा लगा कि कीरा ने उसे मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब चीफ एल से कहते हैं कि अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना, अब तो तुमने बात कर ली मेरे बेटे से। तो एल कहता है हाँ सर, और लाइट उसे कहता है ठीक है, अब से मैं तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में साथ दूंगा और कीरा को पकड़ा कर ये कंफर्म करूंगा कि मैं कीरा नहीं हूँ। अब दूसरी तरफ हम एक टीवी न्यूज स्टेशन की मीटिंग का सीन देखते हैं और ये लोग यहाँ पर अपने चैनल की टीआरपी वगैरह बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा होता है, जैसे कि मेरा जा रहा है अभी। और सोचते हैं कि कैसे भाई कुछ तो आइडिया लगाओ यार, कुछ तो सोचो। और तभी इसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है मैनेजर की, और इन्हें 4 टेप्स मिलती है और एक लेटर मिलता है, और वो पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उन्हें ये जो टेप्स है वो कीरा ने भेजी है, और ये एक ऐसा मैसेज है इन टेप्स में जो कि कीरा दुनिया को देना चाहता है, और अगर इन्होंने इस टेप्स को ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो वो उन सबको मार डालेगा। और ये देखकर वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई साहब इसी का तो वेट था, तो हमारी टीआरपी छत तोड़कर ऊपर जाएगी। अब साकुरा टीवी के ऊपर बताया जाता है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो कीरा ने हमें बंदी बना लिया है और वो जैसा बोलेगा हमें वैसा ही करना होगा। एल और बाकी के ऑफिसर्स भी इस न्यूज को देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि कोई फालतू की चीज है, ये लोग बस टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अपनी। और वो बताते हैं कि उन्हें 4 टिप्स मिली हैं और पहली टिप में 2 क्रिमिनल्स का नाम लिखा हुआ था जिनकी मौत कल हो गई थी, जैसा कीरा ने कहा था, ठीक दोपहर 3 बजे, और दोनों ही क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरे हैं। और दूसरी टिप कीरा ने हमसे कहा था कि ठीक 5:45 बजे अपने चैनल पर शो करें, और इस टेप के अंदर दुनिया के लिए एक मैसेज है। वो टेप चलना शुरू होती है और हम स्क्रीन पर देखते हैं कीरा लिखा होता है, और कीरा उसे कहता है ठीक है, तो अगर ये टेप चल रही है जैसा कि मैंने इन न्यूज वालों को बोला था, तो अब आपको अपने चैनल काजुओ टीवी पर शिफ्ट करना है। वहाँ का फेमस न्यूज एंकर हिदीमा हार्ट अटैक से अभी मर चुका होगा। वो लोग चैनल चेंज करते हैं और देखते हैं कि सच में वो एंकर मर चुका होता है, और कीरा ने बताया कि अब मेरा दूसरा टारगेट है एक दूसरे न्यूज चैनल का एक और एंकर, क्योंकि उसने हमेशा से मेरे ऊपर उंगली उठाई है। वो लोग चैनल पर देखते हैं और देखते हैं कि सच में मर चुका होता है वो एंकर, और एल सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी से बंद कराओ। यहाँ पर मात्सुदा साकुरा टीवी को कॉल करता है लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता जानबूझकर, और कीरा कहता है ठीक है, मेरा काम है इस दुनिया को सुधारना, और अगर तुम लोग मेरे पीछे आए तो मैं तुम लोगों को मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अब एक ऑफिसर साकुरा चैनल के हेड ऑफिस में जाता है उस टेप्स को रोकने के लिए। वहाँ पर एक गार्ड होता है और उसने डोर को लॉक कर दिया होता है। वो ऑफिसर एक गन निकालता है लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, और एल इस चीज को देख लेता है कि उनका एक ऑफिसर मर चुका है। आइसावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है देखकर, और वो भी वहाँ पर जाने के लिए सोचता है, लेकिन एल उसे रोक देता है और कहता है नहीं तुम मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारे साथ भी यही होगा जो उसके साथ हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि कीरा अब सिर्फ चेहरा देखकर ही मार सकता है, या तो वो साकुरा टीवी स्टेशन के बाहर है या फिर किसी बिल्डिंग वगैरह पर चढ़ रखा है जहाँ से वो एंट्रेंस पर निगरानी रखे हुए है। और इस तरफ हॉस्पिटल में चीफ यागमी भी इस न्यूज को देख रहा होता है और उससे रहा नहीं जाता, और वो एक पुलिस वैन लेकर साकुरा टीवी स्टेशन के हेडक्वार्टर में घुस जाता है। वैन लेकर लाइट के फादर वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं अभी की अभी बंद करो इसे, और वो सारी की सारी टेप्स मुझे दो, मैं पुलिस से हूँ। वो मैनेजर बोलता है कि सर अगर हमने इसे बंद कर दिया तो कीरा में मार देगा। लाइट के फादर कहते हैं अच्छा बेटे, अगर तुम मुझे वो नहीं देगा ना तो उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। अब वो मैनेजर बुरी तरह से डर जाता है और उन टेप्स को निकालकर लाइट के फादर को दे देता है, और तभी लाइट के फादर टीवी पर देखते हैं कि वो और जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर जो एंट्रेंस में घुसने की कोशिश करते हैं वो भी मर जाते हैं हार्ट अटैक से। कीरा ने उन्हें मार दिया होता है और वो एंट्रेंस पर नजर रखे हुए है। एल लाइट के फादर को कॉल करता है और उन्हें कहता है सर बस 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आप फ्रंट एंट्रेंस से ही बाहर आना। अब लाइट के फादर 5 मिनट होने के बाद एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और उन्होंने एक शील्ड लगा रखी होती है और एक हेलमेट पहना होता है जिससे कि उनका चेहरा ना दिखे, और किसी तरह से बचते हुए लाइट के फादर एल के पास आ जाते हैं और उन सभी टेप्स को एल को दे देते हैं। और कीरा कहता है ठीक है, तो लगता है पुलिस अब भी मुझसे लड़ना चाहती है, अब अगला मैं एनपीए के डायरेक्टर या फिर मैं एल की जान लूंगा जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को चला रहा है। अब ये तुम लोग डिसाइड करोगे कि मुझे किसे मारना है। अब इस तरफ लाइट भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि एक और कीरा है और वो कीरा के काम से खुश है और उसकी सपोर्ट करता है। और साकुरा टीवी के बाहर जो हार्ट अटैक से डेथ हुई थी लोगों की, वो लाइट का काम नहीं था, वो किसी दूसरे कीरा का काम था जो कि सिर्फ लोगों को देखने से ही उन्हें मार सकता है, और उसके पास शिनिगामी आइज है। और लाइट सोचता है कि ठीक है भाई बढ़िया ही हो रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो ये लाइट को मार देगा थोड़े दिन में, लेकिन इसने इनोसेंट लोगों की जान ली है, इसने असली कीरा की इमेज को खराब किया है और इसे बख्श नहीं सकता। और इस तरफ टास्क फोर्स के अंदर वो ऑफिसर एल से पूछते हैं कि एक सेकंड कीरा है, इसके चांसेस कितने हैं? एल कहता है 90% से भी ज्यादा। कीरा मासूम लोगों को नहीं मारता, ये वाला थोड़ा अलग है। और एल लाइट के फादर से कहते हैं कि आप लाइट को भी यहाँ पर ले आइए, हमें उसकी हेल्प चाहिए। अब इसके बाद हम ताकेशीता स्ट्रीट को देखते हैं और हम एक नए शिनिगामी को देखते हैं, इसका नाम रैम होता है और हमें पता चलता है कि वो जो टेप्स थी वो इस लड़की ने भेजी होती है। इस लड़की का नाम मीसा है और ये सेकंड कीरा है, और इस लड़की के पास शिनिगामी आइज है। जैसे कि लाइट के पास रियूक रहता है वैसे ही मीसा के साथ रैम रहती है, और इन आइज की मदद से वो किसी भी इंसान का नाम और किसी इंसान की कितनी जिंदगी बची है वो ये भी देख सकती है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आधी जिंदगी उस शिनिगामी को देनी होगी। मीसा एक सेलिब्रिटी होती है और उसके पेरेंट्स का मर्डर हो गया था और कीरा यानी कि लाइट ने उन क्रिमिनल्स को मार डाला था, जिसकी वजह से मीसा के दिल में कीरा के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है और वो उससे प्यार करने लगती है। और एक दिन मीसा कीरा से मिलने आती है उसके घर पर और उसे मिलकर उसे बताती है कि वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहती है। और लाइट उसका फेक बॉयफ्रेंड बन जाता है क्योंकि उसके पास शिनिगामी आइज होती है और इसकी हेल्प से वो एल का असली नाम जान सकता है, इसलिए वो उसको यूज करने के बारे में सोचता है। और मीसा का जो शिनिगामी होता है वो लाइट को धमकी देता है कि अगर लाइट मीसा को जरा सा भी हार्म करेगा तो रैम लाइट को मार देगा। अब एल को मीसा मिलती है एक कॉलेज के दिन और मीसा एल का रियल नेम जान लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो लाइट को एल का असली नाम बता पाती, मीसा को एल के ऑफिसर्स अरेस्ट कर
लेते हैं क्योंकि उनको इस पर शक हो गया था। अब मीसा अरेस्ट होने के बाद रैम को उसे मार डालने के लिए कहती है और रैम मीसा से कहती है कि वो डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर दे, जिससे कि मीसा की डेथ नोट के रिगार्डिंग जो भी मेमोरीज थी वो गायब हो जाएंगी। अब रैम लाइट से मिलकर उसे कहता है कि अगर उसने रैम को जेल से नहीं निकाला तो वो लाइट को मार डालेगा, उसे उसकी हेल्प करनी होगी। अब लाइट एक प्लान बनाता है और खुद को सरेंडर कर देता है टास्क फोर्स को और उनसे कहता है शायद मैं कीरा हूँ पर मुझे इस बात की अवेयरनेस नहीं है। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि सरेंडर होने से पहले कीरा रियू को बताता है कि जब लाइट जेल में होगा और एक कोड वर्ड बोलेगा तो उसका ये मतलब होगा कि लाइट अपने डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर रहा है। और अब जब लाइट जेल में होता है तो किसी भी क्रिमिनल की डेथ नहीं होती है। अब लाइट उसी कोड वर्ड को यूज करता है और अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर देता है और उसके माइंड से डेथ नोट की सारी मेमोरीज इरेज हो जाती हैं। अब लाइट 2 हफ्तों तक जेल में होता है और वो किसी को मार तो सकता ही नहीं था क्योंकि उसके पास डेथ नोट है ही नहीं इस वक्त, लेकिन उसके 2 हफ्ते तक जेल में रहने के बाद भी क्रिमिनल्स मरते रहते हैं। लाइट जेल में है फिर भी क्रिमिनल्स की मौत होती रहती है, जिससे एल को पता चलता है कि लाइट कीरा नहीं है और उसका शक उस पर बिल्कुल गलत था और वो लाइट और मीसा को रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन उन्हें रिलीज करने से पहले एल मिस्टर यागामी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग लाइट के फादर उन दोनों को ये कहकर एक जगह पर लेके जाएंगे कि लाइट और मीसा को एग्जीक्यूट करा जाने वाला है। लाइट के फादर उन दोनों को बताते हैं कि एल का ऑर्डर है तुम दोनों को शूट करने का, क्योंकि भले ही उनके पास कोई प्रूफ नहीं था उनके खिलाफ, लेकिन एल को अभी भी पूरा भरोसा है कि लाइट और मीसा कीरा है और लाइट को मारने के बाद वो खुद को भी मार लेगा। एल को लगा था कि अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे और मिस्टर यागामी को ही मार देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और लाइट और मीसा चीफ यागामी को नहीं मारते क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर चुके थे और वो एक नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हैं। प्रेशर के अंदर आने पर भी वो डेथ नोट की पावर्स को यूज नहीं करते, लेकिन एल को अभी भी लाइट और मीसा के ऊपर शक रहता है, लेकिन बिना किसी सबूत के उसे लाइट और मीसा को रिलीज करना ही पड़ता है। और इधर दूसरी तरफ हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि युत्सुबा नाम की एक कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है तो सर इस हफ्ते किसे मरवाएं कीरा से, और इस तरफ ही सभी लोग एल की हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन एल बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसका शक लाइट पे था और लाइट तो कीरा नहीं निकला और उसे ऐसा लगता है कि कीरा की पावर्स किसी एक इंसान से हटकर दूसरे इंसान में जा सकती हैं। अब कुछ दिन बाद लाइट पता लगाता है कि एक कंपनी है तोइशुबा नाम की जिसके स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कंपनीज के सीईओज की बहुत जल्दी मौत हो रही है वहाँ के, वो भी हार्ट अटैक से। और इस तरफ इसी कंपनी की मीटिंग चल रही थी और वो पूछ रहे होते हैं कि हाँ भाई और किसको मरवाना है कीरा से, और तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि कीरा ने उन लोगों को धमकी दी है कि अगर पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो कीरा पॉलिटिशियंस को भी मारना शुरू कर देगा, इसलिए अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती और जिसको भी इस केस पर काम करना है उसे रिजाइन करना पड़ेगा पुलिस से और अपनी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो। और चीफ यागामी और मात्सुदा पुलिस की जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन आइजावा अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसने अपनी फैमिली को भी देखना है, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों को पता करना होता है कि उस कंपनी में तोइशुबा नाम की उसमें से कौन कीरा है और उनमें से कौन बंदा है जो कि बाकी की कंपनीज के सीईओज को मार रहा है कीरा बन के। और इस काम के लिए मात्सुदा जो कि मीसा का मैनेजर है इस वक्त, उसे लगता है कि वो टीम के अभी तक कुछ भी काम का नहीं आया है, इसलिए वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है तोइशुबा के सच का पता लगाने के लिए और भागते भागते मीटिंग रूम के पास पहुंच जाता है और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगता है और वो एक ऑफिशियल को बोलते हुए सुन लेता है, हाँ तो सर किसको मरवाना है अब कीरा से। और तभी दरवाजा खुलता है और मात्सुदा उन सभी के सामने गिर जाता है आकर। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और वो उन सभी को मीसा अमाने की फोटो दिखाता है और कहता है अरे सर मैं मैनेजर इसका और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी डील लेके आया हूँ, मिस अमाने आपकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती है। अब इन लोगों को इस पर शक हो जाता है कि इसने इनकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए कंपनी वाले मीसा को भी वहाँ पर बुला लेते हैं कॉल करके, लेकिन तब भी इनका शक दूर नहीं होता और इन सभी को एक पार्टी पर इन्वाइट करती है अपने घर पर और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है और ये सभी लोग पार्टी करने लगते हैं उन्हें लड़कियों के साथ। अब मात्सुदा जल्दी से जाता है वॉशरूम में और मौके का फायदा उठाकर एल को कॉल करता है और उसे कहता है भाई मेरी हेल्प कर भाई, मैं फंस गया यहाँ पे, कुछ तो कर भाई। और एल उसे कहता है अबे ओ बेवकूफ मरना पड़ेगा अब तेरे को, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मात्सुदा नशे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है और एक हैंड स्टैंड करने लगता है। सभी लोग डर रहे होते हैं, ओ भाई गिर जाएगा तू, ये क्या कर रहा है। और मात्सुदा गिर जाता है, लेकिन नीचे से मिस्टर यागामी उसे बचा लेते हैं, लेकिन उन सभी को लाश की गिरने की आवाज आती है और ये एक नकली लाश होती है और कुछ डॉक्टर्स आकर उस लाश को ले जाते हैं और वो सभी ऑफिशियल्स वहाँ से भाग जाते हैं ताकि उन पर कोई शक वगैरह ना हो। अगले दिन वो कंपनी वाले मीसा को फिर से बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कीरा को कैसे जानती हो, लेकिन इस वक्त मीसा को तो कुछ भी नहीं पता होता कीरा के बारे में। मीसा एक वॉशरूम में जाती है और तभी रैम एक डेथ नोट का पीस मीसा से टच करवाती है और उसके सामने आ जाती है और रैम को देखकर मीसा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका मुंह कवर कर लेती है और उसे समझाती है मीसा ये सब लाइट का ऑर्डर है, अब चुपचाप वापस जाओ और मैं जिस आदमी के पीछे खड़ी हो जाऊंगी वही तोइशिबा ग्रुप का कीरा है और वही बाकी सीईओज को मार रहा है। अब मीसा को लाइट की सारी मेमोरीज याद होती है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, तो वो रैम पर भरोसा करती है और अंदर जाकर वो देखती है कि रैम हिगुची के पीछे खड़ी होती है जो कि तोइशिबा ग्रुप का सीईओ होता है और ये ही कीरा है। अब एल उनके ऑफिस में सीक्रेट कैमरास और वायर टैप्स लगवा देता है ताकि उन्हें पता चले कि इनमें से असली कीरा कौन है। और तभी ये लोग देखते हैं कि ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ठीक है इस बार हम बड़ी कंपनियों का शिकार करेंगे, एक को हार्ट अटैक से, एक को किसी बीमारी से और एक को हाई बीपी से मार डालते हैं। अब ये देखकर लाइट को बहुत
ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनमें से एक ऑफिशियल को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम कौन हो क्योंकि मैं एल हूँ। और ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जैसा मैं बोलता हूँ अब तुम्हें वैसा ही करना होगा। आज की रात मैं कीरा को पकड़ने वाला हूँ और तुम किसी न किसी तरीके से उन किलिंग्स को डिले करवा दो। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये बंदा लाइट यानी कि एल की बात मान जाता है और उन लोगों की किलिंग्स को डिले करवा देता है। तभी मीसा एल के पास आती है और बताती है कि उसे हिगुची पर शक है, लेकिन इन लोगों को भी ये नहीं पता होता कि वो मारता कैसे है कीरा बनके। और ये पता करने के लिए एल हिगुची की कार, उसका बाथरूम और उसके बेडरूम में कैमरा फिट करवा देता है और एक प्लान बनाता है कि लाइट एल बनके फिर से उसी बंदे को कॉल करेगा और उसे बोलता है हिगुची को कॉल करो और उसे कहो कि साकुरा टीवी ऑन करे। अब वो ऐसा ही करता है और हिगुची देखता है कि साकुरा टीवी के ऊपर कोई बंदा उसकी सारी की सारी जो मीटिंग्स थी उनकी बातें लीक कर रहा है और उन सभी को बता रहा होता है कि लोग कैसे सीईओस को मार रहे हैं। और तभी स्क्रीन अचानक से गिर जाती है और उस बंदे का चेहरा टीवी के सामने आ जाता है और एक कोई और नहीं बल्कि मात्सुदा है जो कि मीसा माने का मैनेजर है। लेकिन हिगुची को ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है क्योंकि ये तो मर चुका था। उस दिन ये मर गया था जिस दिन ये लोग पार्टी करने गए थे उस मीसा माने के घर पे। अब हिगुची इसे मारने के लिए निकल पड़ता है साकुरा टीवी के हेडक्वार्टर्स की तरफ। हिगुची के पास ही डेथ नोट होती है लेकिन उसे इस बंदे का असली नाम नहीं पता होता और इसीलिए उसका नाम जानने के लिए ये रैम से शिनिगामी आइस की डील कर लेता है। और इस वक्त हिगुची के पास जो डेथ नोट है वो रैम की है जो कि पहले मीसा के पास थी। अब ओवर स्पीडिंग की वजह से एक ऑफिसर इसे पकड़ लेता है। हाँ भी बहुत जल्दी तेरे को चलान होगा, चलान 5000 निकाल। लेकिन अब हिगुची के पास शिनिगामी आइस होती है और इसका यूज करके ये अपने डेथ नोट में इस बंदे का नाम लिख देता है और ये पुलिस वाला एक्सीडेंट से मर जाता है। और इस तरफ एल समझ जाता है कि हिगुची ही सेकंड कीरा है और ये सिर्फ चेहरे देखकर ही लोगों को मार रहा है। अब लाइट, एल और वटारी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर हिगुची के पीछे लग जाते हैं जो कि पूरी फुल स्पीड में साकुरा टीवी की तरफ जा रहा होता है। और तभी हिगुची अपने सामने देखता है कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी है उसके सामने और तभी एल का हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर आ जाता है और ये लोग हिगुची को पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और वो बताता है कि एक डेथ नोट नाम की बुक होती है जिसमें वो लोगों का नाम लिख के मारता था वो लोगों को। लाइट के फादर उस बुक को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और अब उस डेथ नोट को छूने की वजह से रैम को देख पाते हैं और उनके सामने रैम शिनिगामी खड़ी होती है। लाइट के फादर जोर से चिल्लाते हैं और तभी एक दूसरा ऑफिसर वहाँ पर आता है और वो भी डेथ नोट को छू लेता है जिसकी वजह से वो भी रैम को देख पाता है। और अब उनके सामने एक राक्षस खड़ा हुआ है। अब एल उस डेथ नोट को अपने पास मंगवाता है और उसे छूकर देखता है और उसे भी अपने सामने एक शिनिगामी दिखता है और उसे देखकर एल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। भाई साहब ये असली में होते हैं। शिट, अरे डेथ नोट कहाँ गई? तभी एल अपनी साइड में देखता है और देखता है कि वो डेथ नोट लाइट के हाथ में है और तभी लाइट जोर से चिल्लाता है और उसे अपनी पुरानी सभी मेमोरीज याद आ जाती हैं। अब लाइट को इतनी जोर से चिल्लाता हुआ देखकर एल को लगता है कि वो भी उस शिनिगामी को देख पा रहा है, इसलिए वो भी थोड़ा सा पैनिक कर गया और हमें पता चलता है कि ये लाइट का ही एक प्लान था। लाइट की याददाश्त वापस आ चुकी है और ये इसका ही प्लान था ताकि ये इनोसेंट प्रूफ हो सके और एल का शक इस पर से हट जाए पूरी तरह से। और एक फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जब लाइट ने अपनी डेथ नोट को रैम को दिया था और अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर दिया था तो उसने उसे कहा था कि इस डेथ नोट को किसी ऐसे बंदे को देना जो कि पैसे के पीछे पागल और बहुत ही ज्यादा लालची हो, जिससे कि मीसा के ऊपर शक हट जाएगा कीरा होने का और फिर वो एल के साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाएगा और उसके साथ मिलकर अपनी रीजनिंग स्किल से उस नए डेथ नोट के ओनर को पकड़ लेगा। और जब वो डेथ नोट को फिर से टच करेगा तो उसकी सारी की सारी मेमोरीज फिर से वापस आ जाएंगी और जैसा कि लाइट ने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब लाइट उस डेथ नोट को ओपन करता है और अपने खून से ही हिगुची का नाम लिख देता है उस डेथ नोट में और हिगुची मर जाता है 40 सेकंड बाद हार्ट अटैक से। अभी सभी लोग एल के हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और रैम से पूछताछ कर रहे होते हैं और तब ये लोग कुछ रूल्स को पढ़ते हैं जो कि डेथ नोट में होते हैं और लास्ट में न्यू रूल्स भी दिखाई देते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर इस डेथ नोट को जला दिया जाए या फाड़ दिया जाए तो जो भी लोग इस डेथ नोट के कांटेक्ट में आते हैं वो सभी लोग मर जाएंगे। और हाँ, जो भी इस डेथ नोट का ओनर है उसे अपनी किलिंग को कंटिन्यू रखना होगा वरना वो भी 13 दिन बाद मर जाएगा। और क्योंकि मीसा और लाइट 50 दिनों तक उस प्रिजन के अंदर थे तो इस वजह से ये लोग इनोसेंट प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग ही कीरा होते तो ये लोग अभी तक मर चुके होते। और हमें पता चलता है कि ये सभी के सभी रूल्स लाइट ने ही लिखवाए होते हैं रियूक से, ताकि अगर वो लोग ये रूल्स को पढ़े इन फ्यूचर तो इससे लाइट और मीसा पूरी तरह से निर्दोष साबित हो जाएंगे। अब लाइट मीसा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी डेथ नोट को खोद कर निकाले जमीन में से ताकि उसकी भी मेमोरीज वापस आ जाए। और तभी उसे डेथ नोट के अंदर एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि वो एल को मार दे जो कि उसका वही दोस्त है जिसे उसने पहले देखा था। लेकिन हमें पता चलता है कि ये एल का असली नाम भूल गई होती है। और अब रियूक भी अर्थ पे वापस आ जाता है और मीसा रियूक के साथ एक डील करती है शिनिगामी आइस की, ताकि वो एल के असली नाम को फिर से जान पाए। और इसकी लाइफ हाफ से भी हाफ हो चुकी है क्योंकि इसने दूसरी बार शिनिगामी आइस ली होती है। अब लाइट मीसा से मिलता है और उसे अपनी डेथ नोट से क्रिमिनल्स को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि इस वक्त लाइट उस हेडक्वार्टर में होता है जहाँ पर एल होता है और उसे ऐसा ऑर्डर होता है कि वो इसे हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकता जब तक कीरा पकड़ा नहीं जाता। और तभी उन लोगों को फिर से किलिंग्स का पैटर्न दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि कीरा फिर से वापस आ चुका है। और अब ये लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने हिगुची को मारा होता है जो कि कीरा था, तो अब ये दूसरा कीरा कहाँ से आ गया। और एल समझ जाता है कि एक और डेथ नोट है जो कि कीरा के पास है और एल का शक जाता है सीधा मीसा के ऊपर और रैम ये चीज समझ जाती है। और अब लाइट रैम से कहता है तो रैम मीसा को बचाने का एक ही तरीका है, एल का नाम अपनी डेथ नोट में लिख दो। लेकिन उसका नाम लिखने की वजह से रैम मर जाएगी क्योंकि ये शिनिगामीज जान लेते हैं बचाते नहीं, और अगर उसने मीसा की जान बचाने के लिए एल की जान ले ली तो इससे रैम मर जाएगी। अब एल डेथ नोट को यूज करने के बारे में सोचता है और यूजाकी से कहते हैं कि हम किसी ऐसे क्रिमिनल को इस डेथ नोट को देंगे जो कि 13 दिन में मरने वाला है। अगर वो बंदा 13 दिन के बाद भी जिंदा रहा तो उसे आम फांसी की सजा देकर मार देंगे, और अगर वो क्रिमिनल 13 दिन बाद नहीं मरता तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस डेथ नोट का ओनर कोई और है और सीधा शक जाएगा लाइट और मीसा के ऊपर। और तभी पावर ऑफ हो जाती है और रैम
वतारी को मार देती है हार्ट अटैक से। और वतारी एक रेड बटन दबाता है जिससे कि पूरा का पूरा डेटा क्लियर हो जाता है उनके कंप्यूटर का और वो मर जाता है। और एलन ने बताता है कि उसी ने वतारी को कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो सारे के सारे डेटा को डिलीट कर दे। और एलन से पूछता है, 1 मिनट, वो शिनिगामी कहाँ है? ढूंढो उसे, कहाँ है वो शिनी? और इस तरफ रैम एल का नाम लिख देती है उस डेथ नोट में और एल को हार्ट अटैक आ जाता है और एल चेयर से नीचे गिरने लगता है। लाइट एल को जमीन पर गिरने से पहले ही कैच कर लेता है और उससे पूछता है, एल, अरे एल क्या हुआ तुम्हें? और एल लाइट की आंखों में देखता है और एल देखता है कि लाइट उसे देखकर हंस रहा होता है और एल धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। लाइट उन सभी को ऐसा दिखाता है कि उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है एल की मौत का और कहता है, अरे उठो तुम, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी उठो, अब हमारी बारी है। पहले बता रही, अब ये एल को भी मार दिया इसने, अब वो शिनिगामी जरूर हमें भी मार डालेगी। और ये सभी के सभी ऑफिसर्स बुरी तरह से डर जाते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता। और लाइट कहता है, ओ शिनिगामी कहाँ छुप के बैठी हो तुम, जल्दी बाहर आओ। अब लाइट सर्वर रूम में आता है और देखता है कि रैम की एशिस पड़ी होती है वहाँ पर जमीन पर और उसके ऊपर उसकी डेथ नोट भी पड़ी होती है जो कि लाइट अपने पास रख लेता है और उन सभी को बुलाता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे बचा लूंगा। अब लाइट वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर कहता है, मैं हूँ इस दुनिया का नया भगवान और अब एल भी मर चुका है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता एक नई दुनिया बनाने से। अब एल को मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं और एल असली में कौन था और इसका असली नाम क्या था ये किसी को भी नहीं पता होता। और अब एल के मरने की वजह से लाइट का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है और लाइट उन्हें बताता है कि उसने एक वॉइस फिल्टर बनाया है जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा रियुजाकी का करता था। और इस फिल्टर का यूज करके वो लोग पुलिस को ऐसा दिखाएंगे जैसे कि एल अभी भी जिंदा होता है और इसी वॉइस का यूज करके वो उन्हें ऑर्डर देगा। मात्सुदा लाइट को बोलता है कि वो एल की जगह ले ले। अब लाइट अपने मन में सोचता है, एल के बिना तो भाई बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, सब कुछ इतना इजीली हो रहा है क्या यार। एल की जगह लेने के लिए मान जाता है और उन सबसे कहते हैं कि उसे एक अलग रूम चाहिए काम करने के लिए और चीफ यागमी उसे एक अलग रूम दे देते हैं रेंट पर। और लाइट उन्हें कहते हैं कि हमें डेथ नोट को किसी ऐसी जगह पर छुपाना पड़ेगा जहाँ पर उसे कोई ना ढूंढ पाए। अब इसके बाद लाइट मीसा के पास जाता है क्योंकि वो काफी दिन से उससे नहीं मिला होता। वो दोनों एक कॉफी शॉप में होते हैं और लाइट बहुत ही चुपचाप बैठा होता है, वो कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। और मीसा उससे पूछती है कि क्या हुआ लाइट, तुम इतना चुप क्यों हो? और लाइट उसे बोलता है कि मीसा हमें एक साथ रहना शुरू कर देना चाहिए, मैंने पुलिस से कहकर एक रूम रेंट पर ले लिया है अलग से और हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। और ये सुनकर मीसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ये अब मैं फाइनली तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और लाइट हेडक्वार्टर के टेरेस पर खड़ा होता है। रियूक लाइट से कहता है, अच्छा तो वो एल मर गया क्या? अब तो मजा नहीं आएगा भाई बिल्कुल भी, अब तो तुम बहुत ही आसानी से कर लोगे सब कुछ, अब तो बहुत बोरिंग होने वाला है। लाइट बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, अब मैं तुम्हें एक नए वर्ल्ड की क्रिएशन दिखाता हूँ। रियूक के सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लाइट अपना पेन उठाता है और क्रिमिनल्स का नाम एक एक करके डेथ नोट में लिखना शुरू कर देता है। फिर से एक के बाद एक क्रिमिनल्स मरना शुरू हो जाते हैं और कीरा की वही दहशत लोगों के मन में फिर से आ जाती है। पूरा वर्ल्ड कीरा को जानने लगता है और इसके इंसाफ करने के तरीके को सब लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। अब इसके बाद हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं जिसके बाहर वेमीज हाउस लिखा होता है और ये वतारी का हाउस होता है। एक बंदा वहाँ पर बैठा होता है और वो 2 अनाथ बच्चों को बोलता है, तो एल मर चुका है। इन 2 बच्चों का नाम होता है मेलो और नियर और एल का बचपन भी इसी ऑर्फनेज में बीता होता है। मेलो उस बुड्ढे के पास आता है और उसे कहता है, 1 मिनट, क्या मतलब एल मर गया? ऐसे कैसे मर गया? वो उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो कीरा को पकड़ के रहेगा, वो ऐसे नहीं मर सकता, ये कैसे हो सकता है? और उससे पूछता है कि एल ने मरने से पहले किसे बोला था उसकी जगह लेने को, मुझे या फिर नियर को? वो बुड्ढा उन्हें बोलता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ बोलने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अब मेलो बोलता है रॉजर को एल की जगह नियर ले सकता है क्योंकि वो दिमाग से काम लेता है और मेरी तरह इमोशनल नहीं होता बात बात पे। और वो बोलता है कि वो ऑर्फनेज छोड़कर जा रहा है और अपनी लाइफ को एक बार फिर से शुरू करना चाहता है अकेले। अब इस बात को 5 साल हो जाते हैं और वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और नियर एल की जगह ले लेता है कीरा केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें बताता है कि एक डेथ नोट नाम की चीज है जो कि कीरा यूज करता है और वो इस वक्त जापानीज पुलिस के पास है। और इस वक्त जो एल हम देख रहे हैं टीवी पे जो कि पुलिस को ऑर्डर्स देता है और कीरा से बात करता है वो फेक है और जापानीज पुलिस के थ्रू बनाया गया है और रियल एल मारा जा चुका है। वो प्रेसिडेंट FBI के डायरेक्टर से पूछता है कि भाई कौन है ये लड़का और इसे इतना सब कुछ कैसे पता है? वो बंदा बताता है कि इसका नाम नियर है और इसके पास एल जितना ही दिमाग है और ये कीरा केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट कीरा को पकड़ने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम है SPK, स्पेशल प्रोविजन फॉर कीरा, जिसमें काम करने वाले लोगों में FBI और CIA के मेंबर्स होते हैं और नियर भी होता है। अब इसके बाद हम लाइट के घर में देखते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं सोफे पे और लाइट अपने मन में सोचता है सब कुछ नॉर्मल है, किसी को मुझ पर शक नहीं है और क्राइम भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। अब कोई भी बंदा क्राइम करने से पहले 100 बार सोचता है। और तभी लाइट की बहन सायू वहाँ पर आ जाती है, वो छोटी सी बच्ची जो हमने पहले देखी थी, अब ये बड़ी हो चुकी है। अब मात्सुदा उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे वो काफी क्यूट लगती है और उस पर ट्राइयां मारने लगता है ये। और तभी लाइट के फादर उसे कहते हैं, ओ मात्सुदा मेरे सामने तू लगा हुआ ये सब करने। तभी चीफ यागामी को आइजावा का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि NPA के डायरेक्टर का किडनैप हो चुका है, किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। और आइजावा ने बताता है कि उन लोगों ने डायरेक्टर को रिहा करने के बदले में डेथ नोट मांगी है। अब ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लाइट मन में सोच रहा होता है, 1 मिनट, इन्हें कैसे पता चला कि डेथ नोट हमारे पास है, ये कैसे हो सकता है? इसके बाद लाइट के फादर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं और तभी ने आइजावा का कॉल आता है और उन्हें बताता है कि सर आपसे कोई मिलना चाहता है। वो बंदा चीफ यागामी के ऑफिस में आता है और बताता है कि वो एक FBI एजेंट है और उस पर उसका फेक नेम लिखा होता है उसके ID कार्ड पर। वो एजेंट चीफ यागामी से पूछता है कि डायरेक्टर यहाँ पर है क्या, लेकिन लाइट के फादर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं, वो भी बाहर गए। तभी वो एजेंट बोलता है, आप पुलिस वालों ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा होगा कि आप डेथ नोट हमें दे दो। ये सुनकर
सुनकर चीफ यागमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे लगता है कि इन लोगों ने ही डायरेक्टर का किडनैप किया है और गुस्से में आकर उसका गला पकड़ने लगते हैं और पूछते हैं तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ छुपाया तुमने डायरेक्टर को, बताओ मुझे कहाँ किडनैप किया तुमने उसे। पर एजेंट बोलता है कि क्या किस बारे में बात कर रहे हो तुम, मुझे नहीं पता, डायरेक्टर को किडनैप करने में FBI का कोई भी हाथ नहीं है। और ये सारी की सारी बातें नियर बैठा सुन रहा होता है अपने ऑफिस में और उसे पता चलता है कि NPA के डायरेक्टर को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये कोई ऐसा बंदा है जिसे डेथ नोट चाहिए। अब नियर उस FBI एजेंट को ऑर्डर देता है कि वो उसे बताए चीफ यागमी को कि वो लोग उनकी हेल्प करेंगे डायरेक्टर को बचाने में और उस डेथ नोट को वो कभी बाद में ढूंढ लेंगे, अभी डायरेक्टर की जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम मेलो को देखते हैं और इसी ने डायरेक्टर का किडनैप करवाया था, FBI ने नहीं करवाया, इस बंदे ने करवाया। अब मेलो उस डायरेक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है अभी तो बताओ कौन कौन है इसमें शामिल, चीफ यागमी भी था ना तुम्हारे साथ। डायरेक्टर से बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। अब ये सभी लोग डायरेक्टर को वहीं पे छोड़कर अंदर की तरफ चले जाते हैं और आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और तभी एक गुंडा इनका आकर इन्हें बताता है कि उस डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया है और मेलो समझ जाता है कि कीरा ने इस डायरेक्टर को मार दिया क्योंकि डायरेक्टर को सब कुछ पता था डेथ नोट के बारे में, कीरा केस के इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन शामिल था, कौन कौन से